चलिए, तो आप सभी का स्वागत है बीपीएससी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। जितना भी बीपीएससी में अभी तक प्रश्न पूछा जा चुका है, उसको हम सब्जेक्ट वाइज़ और उसके बाद टॉपिक वाइज़ देखेंगे उसका डिटेल सॉल्यूशन, ताकि आपको एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना आसान हो जाए, ठीक है? अभी देखिए जितना भी भाई-बहन जुड़ गए हैं, सबका यहाँ पर स्वागत है। एक बार साउंड वगैरह देख लीजिएगा, सब सही है ना? तो फिर आगे हम बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बीपीएससी एग्जाम में अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है 17वीं री एग्जाम तक, सबको क्या करेंगे, देखेंगे, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। और देखिए क्या है कि यहाँ इस तरह से प्रत्येक विषय का हम क्या किए हैं, चार्ट बनाए हैं। जैसे देखिए अभी तक क्या है कि जितना भी अलग-अलग विषय से क्वेश्चन पूछा गया, अलग-अलग टॉपिक से जितना क्वेश्चन पूछा गया है, कितना-कितना प्रश्न पूछा गया है, सारा का आपको चार्ट वगैरह मिल जाएगा, ताकि आपको पता हो सके कि किस अनुसार आपको तैयारी करना है, किस टॉपिक पर आपको फोकस करना है और किस टॉपिक पर आपको फोकस नहीं करना है। क्योंकि देखिए, कम समय अभी समझिए क्या है कि हमारे पास बोल सकते हैं कि आपको 60 के आस-पास समय बच रहा है, 60 दिन के आस-पास। तो 60 दिन के आस-पास समय में देखिए, सभी चीज़ पे हमको फ़ोकस नहीं करना है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पे हमको ज़्यादा फ़ोकस करना है, वो पता कैसे चलेगा, उसको मूल्यांकन करेंगे तब, वही यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो आपको एक एक आध वीडियो जो है, आपको यूट्यूब पर भी जाएगा, तो यूट्यूब पे जाएगा तो अगर जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा इत्यादि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मदद करेगा। द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? और कुछ पीडीएफ वगैरह आपको डेमो पीडीएफ 10 सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज दिया जाएगा, तो 10 सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, ज्वाइन करने का अगर एप्लीकेशन पर अगर आपको लेना है तो 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद बीपीएससी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा। इस तरह से आपको ऊपर मूव करते रहेगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट पेमेंट पेज पे आ जाइएगा। अगर वहाँ पर नहीं जाते हैं तो यहाँ पेड कोर्स सेक्शन में जाइएगा और उसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आइएगा ज्वाइन सेक्शन पर, तो वहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है? क्लियर है। अब देखिए क्या है, अलग-अलग विषय को हम देखेंगे तभी क्या है कि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं क्या, पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय से। अच्छा देखिए, एक लेसन पहले भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कि उसमें बताए थे कौन-कौन ईयर में कितना-कितना प्रश्न आपको पूछा गया था। कौन-कौन सब्जेक्ट से कितना-कितना प्रश्न पूछा गया है, एक लेसन ऑलरेडी बना करके हम आपको दे चुके हैं। अब आते हैं क्या कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था हम देख रहे हैं क्या, कि एवरेज में क्या है कि आपको 12 से 15 के आस-पास क्या है प्रश्न आपको लगातार आ रहा है। ठीक है ना? जैसे देखिएगा, तो 16 के आस-पास क्या है प्रश्न पूछा गया था, री-एग्ज़ाम में पूछा गया था। उसके पहले की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि 12 या 13 के प्रश्न आस-पास पूछा गया था आपको बीपीएससी 17वीं प्री-एग्ज़ाम में, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अब बात करते हैं कि टोटल देखा जाए कि अब भारतीय राज्य व्यवस्था से अब तक कितना प्रश्न पूछा गया है, तो 350 से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, 360 प्लस प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? उसमें देखिए कि अलग-अलग चार्ट बनाया कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ अगर आप देखिएगा, तो दिखाई क्या देगा कि देखिए स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, जिसे पंचायती राज बोलते हैं, उससे क्या है कि लगभग 50 प्रश्न पूछा गया है। और वहीं देखिएगा संसद, लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि से, तो इससे कितना है आपको 47 क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति वाला सेक्शन से 24 क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय से कितना पूछा गया है, 23 क्वेश्चन पूछा गया है। और वही अगर इसमें और शामिल कर लीजिएगा यहाँ पर बाबू, क्या कहीं न्यायालय और होगा, ठीक ना? दिखाते हैं कहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को मिला लीजिएगा, तो इससे भी 6 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 23 और 6 क्या 29 क्वेश्चन पूछा गया आपको न्यायालय वाला टॉपिक से। क्लियर है? और उस संविधान संशोधन से देखिएगा तो कितना 22 प्रश्न पूछा गया है। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद से कितना 22 प्रश्न पूछा गया है। मूल अधिकार से कितना 17 प्रश्न पूछा गया है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अब तक 13 प्रश्न पूछा गया है। संविधान सभा से 12 प्रश्न पूछा गया है। और राज्य विधान मंडल एवं मंत्रिपरिषद से कितना प्रश्न पूछा गया है दोस्त? तो यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 11 प्रश्न पूछा गया है। 11 प्रश्न पूछा गया है। वहीं अगर बात कीजिए भारतीय संविधान के अनुसूची से, तो 11 प्रश्न पूछा गया है। प्रस्तावना या उद्देशिका से कितना प्रश्न पूछा गया है, तो 10 प्रश्न पूछा गया है। राज्यपाल से कितना 9 प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान के स्रोत से 8 प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र से 8 प्रश्न पूछा गया है। उपराष्ट्रपति से 7 क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व से 6 क्वेश्चन पूछा गया है। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से 6 प्रश्न पूछा गया है।
और आपातकालीन उपबंध की बात करते हैं, वहां पर भी 6 प्रश्न पूछा गया है। मूल कर्तव्य से 5 प्रश्न पूछा गया है। वित्त आयोग से 4 प्रश्न पूछा गया है। महान्यायवादी, महाधिवक्ता और कैग से आपको 4 प्रश्न पूछा गया है। और कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, उस टॉपिक से 3 प्रश्न पूछा गया है। और नगर नागरिकता से 3 प्रश्न पूछा गया है। संसदीय समितियां से 2 प्रश्न पूछा गया है। केंद्र राज्य संबंध से 2 प्रश्न पूछा गया है। राजभाषा से भी आपको 2 प्रश्न पूछा गया है। योजना आयोग और नीति आयोग से 1 प्रश्न पूछा गया है। अब वरीयता क्रम में राष्ट्रपति पहले आएगा, उपराष्ट्रपति के मान नंबर पाएगा। यहाँ से कितना है, आपको 2 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। अब आप कह रहे हो क्या है सर, कुछ इतना ही टॉपिक से अभी तक प्रश्न पूछा गया था? इतना ही टॉपिक क्या है, पॉलिटी में मुख्य रूप से प्रश्न पूछ रहा है। इसके अलावा क्या है, बोल सकते हैं, एक है आपका टॉपिक महत्वपूर्ण अधिनियम। क्या वो महत्वपूर्ण अधिनियम? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक महत्वपूर्ण अधिनियम। तो इस टॉपिक को पॉलिटी में भी पढ़ा जा सकता है और आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा जा सकता है। तो हम इसको कहाँ पढ़ाते हैं, आपको बोल सकते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ाएंगे। अगर इसको भी जोड़ लीजिएगा तो इससे भी क्या है कि आपको 10-15 प्रश्न के आसपास पूछा गया है ना। तो हम इसको कहाँ पढ़ाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे। एक क्लियर आपको हो गया। तो अभी देखिए क्या है, किस अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण की बात करते हैं, क्या दिखाई दिया आपको, स्थानीय स्वशासन से कितना प्रश्न पूछा गया, 50 से। तो जैसे जैसे पेटेज है उसी अनुसार क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रश्न को देखेंगे, उसी अनुसार क्या करेंगे, टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या स्थानीय स्वशासन से क्या है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, कितना, 50 प्रश्न पूछा गया है। तो आज का टॉपिक हम किससे शुरू करेंगे, स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, चलिए। अब कब तक खत्म हो जाएगा, पहले शुरुआत तो कर ले दोस्त रुपेश भाई, तब तो पता चलेगा कब तक खत्म होगा, है ना। देखिए बड़ा टॉपिक रहेगा तो एक लेक्चर आएगा। अगर छोटा टॉपिक रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, 2 टॉपिक को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। बिल्कुल छोटा रहेगा तो 3 टॉपिक, 4 टॉपिक। लेकिन यह क्या है, ए वाला चैप्टर और ए वाला चैप्टर क्या है, बड़ा टॉपिक है, तो ये दोनों में क्या थोड़ा समय लगेगा। तो आज पूरा हम क्या करेंगे, पंचायती राज में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। क्लियर है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पंचायती राज से जितना भी प्रश्न पूछा गया है सारा क्या करेंगे, आपको देखेंगे। ठीक है, चलिए। ऐसे टोटल कितना प्रश्न पूछा गया है, तो टोटल कितना, 50 प्रश्न आपको पूछा गया है। अच्छा, प्रश्न जो है आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। हिंदी और अंग्रेजी आपको, एक तरफ हिंदी में रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा, आपको अंग्रेजी में आपको प्रश्न रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि देखिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रश्न रहेगा, लेकिन हम हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, हिंदी लेकर के आपको पढ़ाएंगे। बीच बीच में क्या है कि थोड़ा सा अंग्रेजी में हिंट देंगे, कहीं उच्चारण में समस्या होगा तो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है बाबू, है ना, आप लोग को सुविधा के लिए खाली क्या किया गया है, अंग्रेजी में किया गया है। जितना हमारी तरफ से हो सकता है आपको मदद करना उतना करेंगे। ठीक ना, आइए। अब देखिए जिसका जो है आपका क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपका, और बोर्ड सॉल्यूशन का पीडीएफ जो है आपका वीडियो के नीचे रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे देखिएगा, द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जो भी भाई बहन जिनका राइटिंग बढ़िया बनता होगा, अगर इसको क्या है पढ़ाएंगे, उसको क्या है राइटिंग में लिख सकते हैं और बढ़िया लिखिएगा, तो उसके लिए क्या है, आप भेजिएगा, लिख करके उसके बाद भेजिएगा आस्क द सिलेक्शन गुरु, टेलीग्राम पर भेजिएगा। अच्छा रहा तो हमारी टीम देखेगी, ठीक ठाक रहा, पढ़ने लायक रहा, तो उसको क्या किया जाएगा, बच्चा को प्रोवाइड किया जाएगा, अब बदले में आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए बात करते हैं क्या बोलता है, पहले समझते हैं क्या स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है, तब आएंगे प्रश्न पर। क्या आते हैं, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है, और तब आएंगे दोस्त प्रश्न पर। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, इसी को बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। देखिए जब शासन प्रशासन में क्या होते हैं, खुद वहां के लोग ही पार्टिसिपेट करें, जहां शासन करना है उसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। पटना का शासन करना है तब पटना के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, टोला बिघा के शासन करना है, टोला बिघा के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। लेकिन अब समझना क्या है कि जब भारत का संविधान बना था तो स्थानीय स्वशासन को बोल सकते हैं उतना ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया था। अब भारत में बोल सकते हैं कि 2 स्तर पर सरकार बनाया गया था, मतलब मूल संविधान में भारत में क्या है, 2 स्तर पर सरकार बनाया गया। एक आपको केंद्र स्तर पर, एक आपको राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर मूल संविधान में। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक और स्तर पर आपको
संविधान बनाया, एक और स्तर पर सरकार बनाया गया, उसको बोलते हैं स्थानीय स्तर पर। तो मूल सिद्धांत में कितना स्तरीय सरकार की चर्चा था? 2 स्तरीय सरकार का। वर्तमान में कितना है आपको? 3 स्तरीय सरकार की चर्चा है। अब समझते हैं क्या कि हमारे यहाँ थोड़ा-सा ऐतिहासिक परिदृश्य को समझिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए क्या है, आप जानते हैं कि भारत में क्या था, आपको 16 क्या था, महाजनपद था। 16 क्या था आपको? महाजनपद था। और उसमें क्या है कि यहाँ पर बिहार में 3 महाजनपद था। एक क्या बोले, ये आपको मगध क्या हो गया आपको? मगध हो गया। और एक क्या हो गया आपको? बज्जी संघ क्या हो गया आपको? बज्जी संघ हो गया, बज्जी संघ हो गया। एक क्या हो गया आपको? अंग हो गया। क्या हो गया? अंग हो गया। तो हमको फोकस करना है कहाँ? बज्जी। बज्जी संघ की बात करते हैं। तो बज्जी संघ में कहा जाता है कि इनके यहाँ क्या था? गणतंत्रात्मक प्रणाली। क्या था? गणतंत्रात्मक प्रणाली था इनके यहाँ। ठीक है? और बज्जी में क्या है? कई राजा मिल करके शासन करते थे। और उसी में क्या था? 8 प्रमुख क्या था आपको? संघ था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? लिच्छिवी। कौन थे आपको? लिच्छिवी थे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत में या विश्व में सर्वप्रथम प्राचीन समय में कहाँ पर गणतंत्र की झांकी मिलता है? तो कहाँ? आपको बज्जी संघ में। बज्जी संघ में कहाँ? आपको वैशाली में। इसका राजधानी कहाँ था? वैशाली में। कहाँ आपको? वैशाली में। तो इसीलिए कई बार बोलते हैं कि वैशाली को गणतंत्र का जननी भी कहा जाता है। ठीक है? और किसके शासनकाल में? लिच्छिवियों के शासनकाल में। यह पूछेगा कि गणतंत्र शासन प्रणाली का जनक किसे बोलते हैं? तो वैशाली को बोलते हैं। और वंश पूछेगा तो कौन हो जाएगा? लिच्छिवी हो जाएगा। और महाजनपद पूछेगा तो बज्जी संघ हो जाएगा। ये समझ में आ गया? लेकिन यही पूछेगा प्राचीन यूरोप में पूछेगा, तो प्राचीन यूरोप में किसे बोलते हैं? एथेंस को। एथेंस को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? एथेंस को बोलते हैं। ये जो कहाँ पड़ता है? यूनान में। यूनान को वर्तमान में क्या बोलते हैं? ग्रीस बोलते हैं। और यह कहाँ है? यह आपको यूरोप में। कहाँ आपको है दोस्त? यूरोप में है। ठीक है? फिर आगे कहानी बढ़ता है, हमारे यहाँ पूछेगा भारत में कौन सा प्राचीन राजवंश की विशेषता था? स्थानीय स्वशासन। तो क्या था आपको? चोल का। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में किस राजवंश की विशेषता था? स्थानीय स्वशासन। तो क्या हो जाएगा? चोल राजवंश का विशेषता था स्थानीय स्वशासन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, उसके बाद बात करते हैं हमारे यहाँ आपको आया लॉर्ड मेयो के शासनकाल 1870 में। लॉर्ड मेयो की बात करते हैं। लॉर्ड मेयो, तो इसने क्या किया? वित्तीय विकेंद्रीकरण का शुरुआत किया। पूछेगा कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का शुरुआत किसने किया? तो कौन किया? आपको यही किया। वित्तीय विकेंद्रीकरण का शुरुआत किया कौन? आपको लॉर्ड मेयो ने ही किया। ठीक है? 1870 में। उसके बाद हमारे यहाँ किसका शासन आता है? लॉर्ड रिपन का शासन आता है। लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन को बोलते हैं भारत में आधुनिक समय में स्थानीय स्वशासन का जनक। बोलेगा कि आधुनिक समय में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोलते हैं? तो किसे बोलते हैं? इसी को कहा जाता है। इसी को कहा जाता है। कई बार ये भी बोलते हैं कि लॉर्ड रिपन जो द्वारा जो सुधार किया गया उसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। स्थानीय स्वशासन क्या बोलते हैं? मैग्ने कार्टा कहा जाता है। कुछ और पॉइंट याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे उदार शासक कहते हैं। भारत का सबसे उदार शासक भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब भारत का संविधान क्या हुआ, हमारा देश क्या हो गया बाद में? 1900 आपको 47 में आजाद हो गया, संविधान जब बनने लगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ कि अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। इसी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कहा जाता है। ऐसे में क्या है कि महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित होकर के अनुच्छेद 40 जोड़ा गया। इसमें बोला गया कि भविष्य में ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? भविष्य में ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये नीति निषेधक तत्व में से क्या था? वर्णन था। बाद में क्या होता है कि भारत में आपको ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक ना? तब यहाँ तक समझा दिए। अब आते हैं क्वेश्चन देखते चलेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है? यहाँ तक बताइए, किसी को समझने में कोई समस्या होगा तो बाबू बताइएगा। तब आइए क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को बोलता है? कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत की संगठन करने का निर्देश देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज ग्राम पंचायत? तो ये क्या हो जाएगा?
अनुच्छेद हो जाएगा आपको 40। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं। ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। इसको बोला था भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को कहा था। ऐसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये 48 की बात करते हैं। 48 अनुच्छेद क्या बोलता है? यह बोलता है कि जो भी दुधारू पशु है, गाय हो गया, बछड़ा हो गया, उस सब को क्या करना है? मतलब किसी उसको मारा जाता है, उसको मौत से क्या करना है? बचाना है। मतलब दुधारू पशु का प्राण रक्षा की यहाँ पर बात करता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 51 की बात बोलता है भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग बनाने का प्रयास करेगा, इंटरनेशनल पीस में भारत क्या करेगा? योगदान देगा। ये अनुच्छेद 51 आपको बोलता है। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। आप बताइएगा दोस्त दूसरा क्वेश्चन। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? देखिए सेम क्वेश्चन क्या आपको पूछा गया है, बस क्या है ऑप्शन क्या किया गया है? चेंज किया गया। ऑप्शन क्या है? चेंज किया गया है। ये क्वेश्चन 64 में पूछा गया था, आई क्वेश्चन क्या है? 39वीं आपको 1994 में पूछा गया था। मतलब क्वेश्चन रिपीट भी आपको होता है। तो यहाँ भी अनुच्छेद 40 ही हो जाएगा आपके आंसर, है ना। 33 हमारा नहीं है, ऐसे अनुच्छेद वाला जब चैप्टर बताएंगे तो वहां पर इसको चर्चा करेंगे। 48 बाबू बताइए जी हैं। 50 बोलता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को हमारे यहाँ क्या अलग रखा जाएगा? दोनों को अलग रखा जाएगा। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया है किस अनुच्छेद के तहत? 50 50 के तहत आपको अलग किया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा ई वाला। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आगे आइए। भारत में नि, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था किया गया अनुच्छेद 40 में किया गया है, अनुच्छेद 40 में। और ये क्या है? 36 से 51 के बीच आएगा। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किसका चर्चा है? तो 36 से 51 के बीच चर्चा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। तो मतलब मौलिक अधिकार हो जाएगा? नहीं। मौलिक कर्तव्य हो जाएगा? नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा आपको हो जाएगा ना। चलिए मौलिक अधिकार की बात करते हैं। तो यह क्या है कि भाग आपको क्या है? आपको 3 में चर्चा है। अनुच्छेद आपको बोल सकते हैं 12 से, अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको चर्चा है। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो यह मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। 4 के ए में जोड़ा गया। 4 के में अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया। अनुच्छेद भाग 4 के अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, है ना। अब बाकी अगर बात करते हैं भाग 4 में, तो भाग 4 में क्या है? नीति निषेध तत्व की चर्चा है और 36 से 51 तक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? क्या मूल अधिकार के रूप में? नहीं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के रूप में? नहीं। राज के निषेध तत्व के रूप में? अब देखिए ये भी है, लेकिन आप समझिए क्या है कि किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो यहाँ अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायत गठन की चर्चा किया गया था, लेकिन इसको वो बोल सकते हैं कि स्वशासन की इकाई के रूप में गठन किया गया मुख्य रूप से। तो आपको भारतीय संविधान के बोल सकते हैं 73वें नंबर के संशोधन के तहत। समझ में आ गया? तो अब देखिए क्या है कि यहाँ कंफ्यूजन दोनों में हो रहा था। तो इसको समझाने के लिए क्या है कि पूरा कहानी आपको समझाते हैं, समझिए क्या हुआ। जैसे कुछ देर पहले बताए थे कि 36 से 51 में क्या था? नीति निषेध तत्व था। ऐसे में क्या अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन की आपको चर्चा था। ठीक है, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? हमारे यहाँ शुरुआत में ग्राम पंचायत का गठन नहीं किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या था? बोल सकते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा विविधता था। केंद्र राज्य बनाया गया, राज्य ही अलग होने का नाम ले रहा था, तो ये भी अलग-अलग एरिया में प्रशासन दिया जाता तो वो भी अलग होने का नाम लेने लगता। तो इसलिए क्या है कि आपको केंद्र को मजबूत बनाया गया और राज्य को उसके अंतर्गत आपको रखा गया, 2 स्तर पर सरकार बनाया गया। ठीक है? लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे अब देश का कैसे विकास किया जाए, तो यहाँ पर क्या है कि आपको शुरुआत में आपको बोल सकते हैं कि 1952 में ये बात क्या है? 2 अक्टूबर 1952 की बात है। यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ शुरुआत किया गया सीडीएम का। सीडीएम इसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये पूछेगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुरुआत किया गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किया गया। इसी को बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या बोलते हैं? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इस समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? तो इसको ऐसे याद कीजिएगा कि देखिए 1947 से लेकर के 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं
जवाहरलाल नेहरू। तो इस दौरान जो भी कुछ होगा तो कौन प्रधानमंत्री रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू ही क्या रहेंगे? प्रधानमंत्री रहेंगे। तो यहाँ भी प्रधानमंत्री वही थे। देश का कैसे विकास किया जाए उसके लिए क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी के जयंती पर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती मनाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती होता है। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जो जयंती होता है ना? इसी को क्या है कि विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या है कि 1953 में एक और चीज शुरू किया गया। इसको बोलते हैं आपको एनईएस। इसको होता है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। क्या होता है? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस से क्या होता है? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का क्या हुआ? आपको शुरुआत किया गया। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का शुरुआत किया गया और यह राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत कब? 1953 में किया गया। इसको 1953 में आपको किया गया। ठीक है। अब आगे फिर कहानी क्या बढ़ता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या होता है? हमारे एक संगठन होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद है ना। इसके द्वारा क्या हुआ, 1957 में बोला गया कि हमारे यहाँ जो ये सब मतलब जो संगठन बनाया गया है, इस संगठन सब सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसी को जांच करने के लिए क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने सुझाव दिया कि एक समिति बनाया जाए। ठीक ना। और फिर एक क्या है कि 1957 में एक समिति बनाया गया। 1957 में क्या एक समिति बनाया गया और इस समिति का नाम रखा गया आपको बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति इसका नाम रखा गया। इन्होंने बोला कि जो भी संस्था देश के विकास के लिए काम कर रहा है सब, ये सब क्या है, सही से काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या किया करना पड़ेगा, हमारे यहाँ शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्या करना पड़ेगा? शक्ति का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। विकेंद्रीकरण को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब शक्ति को क्या अलग अलग एरिया में बांटना पड़ेगा। सब अगर एक जगह शक्ति रहेगा तो वो क्या सही से काम आपको नहीं करेगा। ठीक है। इन्होंने ही बोला कि हमारे यहाँ शुरुआत किया जाए किसका, आपको पंचायती राज का शुरुआत किया जाए। तो इसीलिए क्या है कि बलवंत राय मेहता को बोलते हैं पंचायती राज का जनक। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण या सत्ता का विकेंद्रीकरण का सुझाव कौन दिया? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज का जनक किसे बोलते हैं? बलवंत राय मेहता समिति। किसके सिफारिश पर भारत में पंचायती राज का शुरुआत किया गया? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर शुरुआत किया गया। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा, इन्होंने के स्तरीय पंचायती राज की बात बोला, तो इन्होंने क्या आपको त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज की उन्होंने बात बोला। के स्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात बोलेगा। तो पूछेगा कि त्रिस्तरीय बोला तो कौन कौन लेवल की बात बोले? तो इन्होंने बोला क्या कि 3 लेवल पर होना चाहिए। एक बोला क्या? गांव के लेवल पर। क्या आपको? गांव के लेवल पर। तो गांव में होना चाहिए कुछ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत होना चाहिए, गांव में होना चाहिए। फिर बोला क्या कि ब्लॉक लेवल। ब्लॉक का मतलब होता है प्रखंड। क्या होता है? ब्लॉक या प्रखंड लेवल पर। ब्लॉक या प्रखंड लेवल पर। प्रखंड लेवल पर होना चाहिए पंचायत समिति। क्या होना चाहिए? पंचायत समिति होना चाहिए, पंचायत समिति। और जिला लेवल पर होना चाहिए जिला परिषद। जिला लेवल पर क्या होना चाहिए आपको? जिला परिषद होना चाहिए। जिला परिषद होना चाहिए। मतलब क्या बोल दिए? गांव में होना चाहिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक और प्रखंड में पंचायत समिति होना चाहिए, और जिला में क्या होना चाहिए? जिला परिषद आपका होना चाहिए। ये कौन बोला? ये आपको बलवंत राय मेहता समिति बोले। इन्हीं के सुझाव पर भारत में क्या हुआ? पंचायती राज की शुरुआत किया गया। अब समझिए क्या है कि यहाँ पर ई क्या हो गया? भारत हो गया। ई एरिया में क्या आपको? राजस्थान। क्या हो गया? ये आपको राजस्थान, राजस्थान हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि महात्मा गांधी के ही जन्म पर 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ कि राजस्थान के एक जिला है नागौर। क्या है? नागौर जिला से भारत में पंचायती राज का शुरुआत किया गया। बोले कि भारत में पंचायती राज शुरुआत कब किया गया? 1959 में किया गया, 2 अक्टूबर किया गया। कहाँ से? राजस्थान से। पहला राज्य कौन बना? राजस्थान बना। जिला कौन था? नागौर था। ये पहला राज्य बन गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है आपको? आंध्र प्रदेश। यहाँ से क्या हुआ? 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुरुआत हुआ। और बोल सकते हैं कि 11 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ? पंचायती राज की शुरुआत हुआ आंध्र प्रदेश से। कहाँ हुआ आपको? आंध्र प्रदेश से हुआ।
और आंध्र प्रदेश क्या बन गया, पंचायती राज को लागू करने वाला, ये क्या बन गया आपको, दूसरा राज्य बन गया। तो पहला राज्य राजस्थान हो गया, दूसरा राज्य क्या हो गया आपको, आंध्र प्रदेश हो गया। ये हो गया आपको क्लियर। जब क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। हाँ, चलिए सबका स्वागत है बाबू, आइए। फिर ये समझ में आ गया तो फिर क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ता है कि 1957 में बाबू गठन किया गया था आपको बलवंत राय मेहता समिति, उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भी क्वेश्चन पूछेगा कि जब पंचायती राज लागू हुआ तो प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अब क्या हुआ कि आगे कहानी बढ़ता है, बात है 1977 का। यहाँ पर केंद्र में पहला बार क्या होता है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। मतलब अभी तक कांग्रेस का सरकार बना था, यहाँ पहला बार क्या होता है कि गैर कांग्रेसी सरकार बनता है, जनता पार्टी की सरकार बनता है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं मुरारजी देसाई। और इनसे एक ये भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि मुरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे, भी ध्यान आपको रखना है। क्लियर है। और यहाँ पर क्या होता है कि जनता पार्टी द्वारा 1977 में अशोक मेहता समिति बनाया जाता है। क्या बनाता है, अशोक मेहता समिति आपको बनाया जाता है। ठीक है। और अशोक मेहता समिति अपना रिपोर्ट क्या है कि 1978 में क्या करता है, आपको सौंपता है। 77 में बनाया गया, 78 में अपना रिपोर्ट सौंपा। इसने क्या बोला कि दो स्तरीय, क्या बोला, दो स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। कितना स्तर का बोला कि दो स्तर का पंचायती राज होना चाहिए। अब दो स्तर में क्या बोला, बोला कि देखिए जो ग्राम है, गांव था, और जो आपको ब्लॉक था, ये दोनों को मिला करके यहाँ पर क्या बनाना है, मंडल पंचायत। क्या बनाना है, मंडल पंचायत बनना चाहिए। और जिला में जिला परिषद वैसे ही रहने दीजिए। जिला में क्या बोला कि जिला परिषद रहने दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों मिलाकर क्या बना दिए, मंडल पंचायत बना दीजिए, ये बोल दिया। साथ ही यहाँ पर इन्होंने और बोल दिया, और सिफारिश का क्या किया, बोला कि एक बनना चाहिए क्या, न्याय पंचायत। जैसे ग्राम पंचायत होता है, ऐसे ही क्या बनना चाहिए, न्याय पंचायत। यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है 63 में, न्याय पंचायत बनना चाहिए। इसके अलावा क्या बोला कि जैसे चुनाव में होता है, विधानसभा लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल पार्टिसिपेट करता है, तो इन्होंने बोला कि स्थानीय निकाय के चुनाव में भी राजनीतिक दल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। स्थानीय निकाय के चुनाव में भी राजनीतिक दल को डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना चाहिए, इतना बोला। लेकिन क्या हुआ कि जनता पार्टी की सरकार गिर गया, इसके सुझाव पर कोई भी कार्य आपको नहीं हुआ। इसके सुझाव पर बोलेंगे कोई कार्य हुआ, तो इसके सुझाव पर कोई भी कार्य आपको नहीं हुआ। ये क्लियर रखना। फिर बाद में क्या होता है, एक और समिति बनता है। ऐसे समिति कई को बनता है, लेकिन जो हमारा मेन काम है वो बताते हैं। एक बनता है क्या, जी.भी.के. राव समिति। जी.भी.के. राव समिति। एक और क्या होता है, हनुमंता समिति भी बनता है। ये सब पूछते मिलाने के लिए पूछा गया एक बार, हनुमंता समिति। तो हनुमंता समिति क्या है, आपको 1984 में बनाया गया था। 1984 में, बस डेट खाली पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। हनुमंता समिति 1984 में बनाया गया था, 1984 में बनाया गया था। और जी.भी.के. राव समिति 1985 में बनाया गया था। इन्होंने क्या बोला कि पंचायती राज संस्था क्या है, पंचायती राज संस्था क्या है, बिना जड़ के घास बना हुआ है। पूछेगा किसने कहा था कि पंचायती राज संस्था बिना जड़ के घास बना हुआ है, तो किसने कहा था, जी.भी.के. राव समिति आपको बोला था। यहाँ तक वो क्लियर हो गया होगा। अब कहानी क्या होता है, फिर से आगे बढ़ता है। और फिर क्या होता है कि 1900 आपको 86 में एक और समिति बनता है, एल.एम. सिंघवी समिति। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एल.एम. सिंघवी समिति का स्थापना किया जाता है। और यह पहला बार बोलता है कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। तभी क्या होगा, पंचायती राज संस्था सही से काम करेगा, नहीं तो क्या होगा, मुखिया का चुनाव बाबू 10 साल 20 साल से ऐसी लटकल रहेगा। तो सर्वप्रथम किसने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात बोला, तो कौन, एल.एम. सिंघवी समिति ने आपको किया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए क्या है कि उस समय केंद्र में क्या था, इस बाबू किसी समय राजीव गांधी की सरकार द्वारा गठन किया गया था। तो राजीव गांधी सरकार द्वारा क्या किया जाता है, देखिए दो गो संविधान संशोधन लाया जाता है। एक आपको लाया जाता है 64वें नंबर के संविधान संशोधन, है ना, एक आपको 65वें नंबर के संविधान संशोधन। ये 1988-89 में लाया जाता है। ये क्या होता है, 64वां नंबर का संशोधन होता है, किसके लिए, आपको गांव के लिए, किसके लिए, गांव ग्राम के लिए होता है। और ये क्या होता है, आपको शहर के लिए, क्या होता है, आपको शहरी निकाय के लिए होता है। मतलब यह बोल सकते हैं कि ग्रामीण स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, और ये क्या हो गया, शहरी स्वशासन को
संवैधानिक दर्जा देने के लिए वो बिल लाया जाता है। लेकिन इसका क्या हुआ कि दोनों लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा से क्या होता है, बिल पारित आपको नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने का शुरुआत किस संविधान संशोधन से शुरुआत हुआ था? तो 64वां से हुआ था। गाँव में होता है ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन को ही बोलते हैं पंचायती राज। इसी को क्या बोलते हैं आपको? पंचायती राज जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायती राज कहा जाता है। क्लियर हो गया? लेकिन फाइनली क्या होता है, आगे कहानी बढ़ता है कि बाबू आपको पीबी क्या बोलते हैं? पीबी नरसिम्हा राव। क्या बोलते हैं? पीबी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव क्या होते हैं? प्रधानमंत्री। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री। और एक क्या होता है बाबू, 1992 की बात होता है। यहाँ पर क्या है कि बाबू दो को क्या लाया गया, आपको संशोधन संविधान में लाया गया। देखिए क्या हमको ले बोले, क्या बोले कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देना है। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देना है। और स्थानीय स्वशासन में दो लेवल पर होता है। एक होता है ग्राम लेवल पर, इसी को बोलते हैं पंचायती राज। क्या बोलते हैं? पंचायती राज कहते। चाहे तो ग्रामीण स्वशासन बोल दीजिए, चाहे पंचायती राज बोल दीजिए, बात आपको एक ही है। और यहाँ पर क्या हो गया आपको? शहरी स्वशासन। स्वशासन, शहरी स्वशासन। अब देखिए क्या है, पंचायती राज को क्या किया गया, इसके लिए क्या गया संविधान में 73वें नंबर के संशोधन किया गया। और यह क्या है कि 1992 में बिल लाया गया, 1992 में। और पारित कब हुआ? 93 में। यहाँ पर लाया गया क्या? 74वें नंबर के संशोधन लाया गया संविधान में। और यह बाबू 1992 में बिल लाया गया, अब पारित कब हुआ? 93 में। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 93, 92 विधेयक या 93 में क्या हुआ? पारित हुआ। तो 92 93 के तहत दिया गया। और शहरी स्वशासन बोलेगा। अच्छा, शहरी शासन में बताते हैं क्या होता है। देखिए क्या होता है, एक होता है वो शहरी शासन में क्या होता है समझाते हैं। एक क्या होता है आपको, शहरी शासन की बात करते हैं। एक क्या होता है? नगर पंचायत। क्या होता है? नगर पंचायत होता है। नगर पंचायत होता है। फिर क्या होता है? नगर पालिका। नगर पालिका होता है। और फिर क्या होता है? नगर निगम। क्या होता है? नगर निगम होता है। देखिए क्या होता है, गांव में तो ग्राम पंचायत, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा आपको? ग्राम पंचायत गांव में होता है, गांव में होता है ग्राम पंचायत। लेकिन अब ऐसा पंचायत जो क्या है शहर की ओर परिवर्तित हो रहा है, वहां पर होता है नगर पंचायत। क्या होता है? नगर पंचायत। छोटा मोटा शहर की बात करते हैं। तो और बड़ा शहर हो गया तो वहां पर होता है नगर पालिका। जैसे एग्जाम्पल लिए बताते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या कि पालीगंज एक बाबू क्या है जगह है ना, तो पालीगंज में क्या होगा? नगर पंचायत होगा। ठीक है ना। और वही अगर नगर पालिका की बात करते हैं, जहानाबाद हो गया, अरवल हो गया, वहां पर क्या होगा? नगर पालिका होगा। पटना बड़ा शहर, बहुत बड़ा है, तो पटना, दिल्ली, कलकत्ता, वहां पर क्या होगा आपको? नगर निगम होगा। तो इस सबको संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन दिया गया है। और इसको दिया गया क्या आपको? 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत या पंचायती राज को दिया गया है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ और कहानी समझ लेते हैं क्या। देखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट और बता देते हैं ताकि आगे क्वेश्चन बनाने में क्या होगा आपको आसानी होगा। देखिए क्या है, समझिएगा। एक तरफ क्या करते हैं, हम लिखते हैं बाबू क्या आपको, ऐसा करते हैं इधर, सुनिए। एक तरफ क्या लिखते हैं बाबू आपको, एक तरफ लिखते हैं क्या? ग्रामीण स्वशासन। क्या वो? ग्रामीण स्वशासन। स्वशासन इसी को बोलते हैं पंचायती राज। पंचायती राज कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करते एक तरफ क्या हो गया आपको? शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन, शहरी स्वशासन। आज शहरी स्वशासन बताइए दिए कि क्या हो जाएगा बाबू। एक तो क्या हो जाएगा? नगर पंचायत। नगर पंचायत हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? नगर पालिका हो जाएगा। नगर पालिका हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? नगर निगम। नगर निगम आपका हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत हो जाएगा। तब पूछेगा कि संवैधानिक दर्जा दिया गया केमा संविधान संशोधन के तहत? 73वें के तहत। इसको बाबू 74वें संविधान संशोधन के तहत। अब पूछे कब? 1992 93 में। यहाँ पर भी क्या 1992 93 में। कौन प्रधानमंत्री थे दोनों जगह बाबू? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव क्या थे आपको? प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सेम चीज हो जाएगा। अगला पूछेगा कि जो आपको पंचायती राज को जो प्रावधान था ये कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया आपको 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। जबकि इसको लागू किया गया 1 जून 1993 को लागू किया गया। लेकिन यहाँ पूछता है 24 अप्रैल को मनाते हैं क्या?
पंचायती राज दिवस क्या करते हैं? पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो आपको आप 24 अप्रैल को मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्या बोले कि इसके लिए क्या है आपको संविधान में बोलते हैं, भाग बाबू क्या है आपको 9 था, पंचायती राज किसमें है? भाग 9 में है। जबकि शहरी शासन की बात करते हैं, ये क्या भाग 9 के क में, 9 के क बोलिए या 9 का ए बोलिए। इसके लिए अनुसूची क्या है 11, इसके लिए क्या है अनुसूची आपको 11 जोड़ा गया, पंचायती राज के लिए अनुसूची 11 जोड़ा गया, जबकि शहरी स्वशासन के लिए अनुसूची आपको अनुसूची क्या जोड़ा गया? अनुसूची आपको 12 जोड़ा गया, अनुसूची 12 आपको जोड़ा गया। अगला क्या बात करते हैं, इनके लिए बोलेगा कि टोटल के बोल सकते हैं कि इनके लिए 20 अच्छा इनकी वर्णन पूछेगा इनके लिए इनका कहाँ किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 243 के ए से ओ तक। अनुच्छेद 243 के ए से ओ तक इसका वर्णन है पंचायती राज का। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं तो 243 क्या हो गया आपका पी से ओ के बाद पी से क्या आता है? जेड जी क्या होता है? 243 पी से क्या हो गया? जेड जी तक क्या होता है उसका आपको वर्णन है। अगला पूछेगा कि इसके लिए कितना विषय दिया गया है? पंचायती राज के लिए तो 29 विषय दिया गया है। इसके लिए कितना आपको 18 विषय कितना आपको 18 विषय आपको दिया गया है। कितना 29 विषय इसके लिए कितना आपको 18 विषय आपको दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं अच्छा इसका पूछेगा इसका वर्णन कहाँ है? 243 के जी में इसका वर्णन है, 243 के जी में वर्णन है। जबकि यहाँ बाबू वर्णन क्या है? 243 के बाबू क्या आपको डब्लू में क्या बोले 243 के आपको डब्लू में क्या है? इसका 18 विषय का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि पंचायती राज का चुनाव होता है, यह कौन सूची का विषय है? तो देखिए ई बाबू क्या है कि आपको स्थानीय क्या है आपको बोल सकते हैं राज सूची। एक इसका है राज सूची का विषय है और ये भी क्या आपको राज सूची का विषय है। मतलब देखिए स्थानीय स्वशासन चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, यह राज सूची का विषय है। तो राज सूची का विषय है तो इसके लिए कानून कौन बनाएगा? आपको राज्य सरकार। इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए अगर आपको चुनाव करवाना है तो चुनाव कौन करवाएगा? यह करवाएगा कौन आपको? यह राज्य सरकार क्या कराएगा? आपको चुनाव करवाएगा। कौन कराएगा? राज्य सरकार आपको चुनाव करवाएगा। अब देखिए क्या इसके लिए क्या होता है कि बनाया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। क्या आपको राज्य निर्वाचन आयोग का नियुक्ति किया जाता है। यहाँ पर भी क्या राज्य निर्वाचन आयोग रहेगा। अब राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 243 के कहा के में 243 से क्या है के में है। जबकि एक होता है क्या आपको केंद्रीय चुनाव आयोग और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा विधानसभा है ना, लोकसभा विधानसभा विधान परिषद राज्यसभा का चुनाव कौन करवाता है? आपको केंद्रीय चुनाव आयोग। और उसका वर्णन क्या है? अनुच्छेद बोल सकते हैं 324 में उसका वर्णन आपको है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या होता है कि जो स्थानीय निकाय को जो वित्त चाहिए, तो स्थानीय निकाय और राज्य सरकार के बीच वित्त का कैसे बंटवारा होगा? उसके लिए क्या है आपको राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है राज्यपाल द्वारा। और इसका चर्चा क्या है? अनुच्छेद 243 के आई में 243 के आई में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। लेकिन यही पूछेगा कि केंद्रीय वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो वहां पर अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 280 में क्या है आपको चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए कुछ और प्रावधान क्या है कि पंचायती राज संस्था में क्या है महिलाओं को मतलब महिलाओं क्या है 1/3 महिलाओं क्या है 1/3 सीट क्या है आपको आरक्षण है। 1/3 सीट क्या है आपको महिला का आरक्षण है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या है एक स्थान 1/3 सीट क्या है महिला के लिए आरक्षित है ना। हालांकि बिहार पहला राज्य था, बिहार क्या था आपको पहला राज्य था जो 2006 में क्या किया था कि महिला को 50% आरक्षण दिया था। महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन था? तो कौन था आपका? बिहार था। कौन था आपको? बिहार था। देखा देखी बोल सकते हैं, वर्तमान में बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ 21 के आसपास क्या है आपको राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या है कि आपको महिलाओं को बोल सकते हैं कि आरक्षण दिया गया। कितना आपको 50% आरक्षण आपको दिया गया, ठीक है। साथ ही क्या है कि एससी एसटी को चाहे पंचायती राज की बात करते हैं चाहे शहरी निकाय की बात करते हैं, वहां पर क्या होता है कि उनके इनको क्या होता है आपको जनसंख्या के अनुपात में इनको आरक्षण दिया जाता है। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। ये सब क्या है कंपलसरी प्रावधान है। जबकि अगर यही बात करते हैं ओबीसी को, तो ओबीसी को आरक्षण देना ना देना एक डिपेंड करता है कि आपको राज्य सरकार क्या होता है राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि देना है कि नहीं देना है। अब पूछेंगे कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष।
कार्यकाल कितना होता है पहला बैठक से लेकर के बाबू 5 वर्ष, यहाँ पर भी क्या होता है आपको 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर बीच में भंग हो गया तो चुनाव होगा, तो शेष कार्यकाल के लिए क्या होगा चुनाव होगा, शेष कार्यकाल के लिए क्या होगा आपको चुनाव होगा, है ना। अगला क्या बोले, हाँ, शेष कार्य के लिए चुनाव होगा। अगर भंग हो जाएगा तो 6 महीना के अंदर क्या होना चाहिए आपको चुनाव होना चाहिए, कितना 6 महीना के अंदर क्या है आपको चुनाव होना चाहिए। अगला क्या, अगर चुनाव लड़ना है तो कम से कम कितना है 21 वर्ष होना चाहिए, कहाँ यहाँ का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष आपको होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर बाबू, उसके अनुसार बनाते चलेंगे। तो क्या बोले कि पूछा गया कि पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन के इकाई के रूप में संगठित किया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत आपको किया गया है। चलिए अब आइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुरुआत कब हुआ, तभी कुछ देर पहले बताएं कि 2 अक्टूबर 1952 में क्या हुआ है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आपको शुरुआत किया गया था ना। और जबकि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला से पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। क्लियर है। अब आगे आइए, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश्ड एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट। मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए पहला प्रोग्राम कौन था, तो पहला तो क्या था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ही था जो कि 1952 में शुरू किया गया था। और इसके बाद इसी का एक हिस्सा के रूप में, इसी का एक पार्ट के रूप में शुरू किया गया नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में शुरू किया गया। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, गरीबी को दूर करने के लिए यह 1978 में क्या शुरू किया गया था, 1978 में इसको शुरू किया गया था। कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करते हैं, है ना, यह शुरुआत किया गया था 1904 में शुरुआत किया गया था। लेकिन यह क्या कम्युनिटी ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं था, यह आर्थिक सहयोग के लिए था। क्या था, इकोनॉमिक बोल सकते हैं, कोऑपरेशन के लिए आपको कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आंसर ए नहीं होगा, आंसर क्या होना चाहिए आपको बी होगा। क्या होगा आपको बी होगा बाबू। क्लियर है। अब आप लोग बनाइए इसको बाबू, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। आइए, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए, मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा, एनडीसी मतलब क्या, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा स्थापित उस समिति का नाम बताए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय पंचायती राज सुझाव दिया। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव कौन दिया बताइए, बलवंत राय मेहता समिति। जबकि अशोक मेहता समिति क्या बोला था, यह बोला था दो स्तरीय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आइए, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा बलवंत राय, क्या हो जाएगा मेहता समिति हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, है ना। चलिए, जगजीवन राम से क्वेश्चन पूछा, ये भी बिहार के थे। केंद्र में सबसे लंबा समय तक क्या थे आपको मंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। भीमराव अम्बेडकर से बहुत सारा प्रश्न पूछेगा, जो आपको बताएंगे भीमराव अम्बेडकर मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहां पर आपको बताएंगे। जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना किया गया उसका अध्यक्ष कौन था बताइए। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश में क्या हमारे यहाँ पंचायती राज शुरू किया गया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बाबू। मतलब देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है कि वही रिपीट करके पूछता है बाबू। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था बताइए। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश कौन किया था आपको, बलवंत राय मेहता समिति। कौन किया था, बलवंत राय मेहता समिति। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी राजगोपालचारी और जेबी कृपलानी, अशोक मेहता तो बता ही दिए। इस सब के बारे में क्या है मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर में आपको बताएंगे। पंचायत के त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं, देखिए। पहला तो गांव में क्या होता है, गांव में होता है ग्राम पंचायत। गांव में क्या होता है आपको ग्राम पंचायत। और उसके बाद क्या होता है पंचायत समिति। क्या होता है पंचायत समिति या जिला परिषद। तो यहाँ पंचायत समिति तो है, लेकिन ब्लॉक समिति जैसा कोई संगठन है नहीं है पंचायती राज में। ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति, चलिए पंचायत ब्लॉक समिति भी नहीं होता है। ब्लॉक समिति नहीं, क्या होता है आपको पंचायत समिति होता है। ये गलत है, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होता है। जिला परिषद होता है लेकिन ये नहीं, गलत है। ब्लॉक समिति होता है, कहीं नहीं होता है। आइए, ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है और जिला परिषद होता है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन इसमें अगर क्षेत्र लगा दिया है तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है आपको। देखिए, गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जिला में जिला परिषद हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए दूसरे वाला, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या होता है। तो क्या बोले, एक तो क्या होता है गांव होता है, तो गांव में क्या हो गया आपको ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत हो गया।
अब ब्लॉक या प्रखंड की बात करते हैं, ब्लॉक या बात करें प्रखंड की बात किए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, पंचायत समिति। क्या होता है आपको? पंचायत समिति होता है। और जिला में क्या होता है आपको? जिला परिषद। जिला में होता है आपको जिला परिषद होता है, जिला परिषद होता है। अब यहाँ पर दोस्त बोलता है कि जो पंचायत समिति होता है क्या होता है, तो यह क्या होता है, आपको ये बोल सकते हैं कि प्रशासनिक क्या होता है, एक प्राधिकरण के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में आपको कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। एक तो क्या है कि आपको बोल सकते हैं जिला परिषद ग्राम पंचायत के कड़ी के रूप में काम करता है। अब प्लस क्या है कि आपको एक बोल सकते हैं कि प्रशासनिक प्राधिकरण मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी के रूप में भी क्या करता है, आपको काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला ये, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? मतलब वही कि पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर है क्या है, तो क्या हो जाएगा बाबू? ये क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो जाएगा। वही क्वेश्चन को ऑप्शन इन्होंने कर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण, प्रशासनिक प्राधिकरण या प्राधिकारी हो जाएगा। अगला ये, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो क्या बोले कि पंचायत समिति जो होता है यह प्रखंड या ब्लॉक लेवल पर काम करती है। तो क्या हो जाएगा? यह क्या है? ब्लॉक स्तरीय, क्या है? ब्लॉक स्तरीय निकाय है। आगे आइए दोस्त, यहाँ पर यहाँ वो पूछा गया है कि पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया था, तो कहाँ किया गया था? तो बताया 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू किया था? राजस्थान में। और फिर 11 अक्टूबर कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ किया गया। मतलब एक तो राजस्थान आपको दे दिया, और एक और पूछता और कहाँ प्रारंभ किया गया, तो पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, तो फिर 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया, तो आपको आंध्र प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन कराता है? तो क्या बोले कि जो स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है या स्थानीय निकाय जो होता है, ये राज्य सूची का क्या है, विषय है। और राज्य सूची के विषय के ऊपर राज्य सरकार क्या करता है, निर्णय करता है। तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन करेगा? तो कौन करेगा? आपको राज्य सरकार ही करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है या स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो ये क्या संघ सूची का है? नहीं, ये क्या हो जाएगा आपको? राज्य सूची का क्या हो जाएगा? विषय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये स्ट्रिक्ट लिस्ट होता है। देखिए, समझिए समझिए, संविधान में क्या है कि 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 तरह के लिस्ट है। एक को बोलते हैं संघ सूची, एक को बोलते हैं राज्य सूची, एक को बोलते हैं समवर्ती सूची बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि पंचायती राज क्या है, राज्य सूची क्या आपको है, विषय है, ठीक ना। संघ सूची को आपको सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, राज्य सूची को स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची को बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, है ना। चलिए, पंचायती राज विषय कहाँ के है, कहाँ हो जाएगा? समवर्ती सूची नहीं, केंद्र सूची नहीं, क्या हो जाएगा? राज्य सूची क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? देखिए, वही क्वेश्चन को बार बार पूछता है कि हु टेक्स द डिसीजन टू होल्ड पंचायत इलेक्शन। तो किसके द्वारा वो लिया जाता है बाबू? ये लिया जाता है आपको किसके द्वारा? आपको राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जानते हैं एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा गया था कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो देखिए, ग्राम पंचायत जो होता है उसका अध्यक्छ क्या है? हमारे यहाँ बिहार में कौन होता है? मुखिया होता है। बिहार में कौन होता है? आपको मुखिया होता है। लेकिन कई जगह क्या होता है? आपको सरपंच होता है। कई जगह क्या होता है? सरपंच। तो एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, तो वहां पर क्या था? आपको सरपंच ही आंसर था, ठीक है ना, सरपंच ही हो जाएगा। लेकिन आपको बिहार में क्या होता है? मुखिया होता है। लेकिन एक बार और ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का मुखिया, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो देखिए, समझिए, एक तो क्या है, मुखिया हो सकता है, तो सरपंच हो सकता है, या तो जो आप राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य सरकार जिस तरह से चुनाव करवाए गए, या बोल सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जिस तरह का विधि बनाया जाएगा उस अनुसार क्या होगा, आपको मुखिया सरपंच या कोई भी आपको हो सकता है। राज्य सरकार के विधि के अनुसार होता है। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंड
द फॉर्मेशन ऑफ न्याय पंचायत, क्या बताए थे कि आपको अशोक मेहता समिति ने क्या है, अशोक राय मेहता। देखिए एक समझिए, एक है अशोक राय मेहता, तो अशोक राय मेहता ने बलवंत राय मेहता नाम है, लेकिन यहाँ अशोक मेहता अशोक राय दोनों है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर। देखिए कंफ्यूजन वाला था, ठीक है ना, अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर आपको किया गया था। और देखिए जीभी के राव समिति, इसका भी संबंध क्या है आपको बता दिए थे क्या, पंचायती राज से। लेकिन सरकारी आयोग बड़ी पूछता है, यह क्या है, यह अब क्या है, केंद्र एवं राज्य सरकार। पूछे केंद्र राज्य के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, इसके लिए कौन आयोग था आपको, सरकारी आयोग। क्या था, सरकारी आयोग था। निम्नलिखित में से किस कमिटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया, तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशोक मेहता समिति हो जाएगा। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश किया, क्या किया, अशोक मेहता बोला पंचायत में दो स्तरीय होना चाहिए, क्या, पंचायत राज की त्रिस्तरीय नहीं, दो स्तरीय, क्या हो जाएगा, पंचायत राज की दो स्तरीय सरकार की उन्होंने सिफारिश किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या है, आपको मिलाने के लिए पूछा गया है कि मिलाइए कौन सा समिति कब बना था। तो कुछ तो जरूर जानते, मान लीजिए सब नहीं जानते, लेकिन कुछ तो जरूर जानते हो, कुछ याद करना है। अशोक मेहता समिति या बलवंत राय तो जानते हैं कि 1957 में, तो बलवंत राय मेहता 1957 में, तो बलवंत राय मेहता कहाँ, ई का 4, ई तो कन्फर्म आप जानते हैं, तो ई का 4 कहाँ का है, क्या ई का 4 इसमें है नहीं, क्या ई का 4 इसमें है नहीं, क्या ई का 4 इसमें है नहीं। मतलब ये हो गया कि अगर आप ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सब आपको न भी पता रहेगा, इसमें जो भी आप जानते हो उसको इलिमिनेट कीजिएगा, तो उसके अनुसार क्या हो, जो क्वेश्चन आपको बन जाए। देखिए हम सब नहीं जान रहे थे, लेकिन ये हम जान रहे थे, उसके अनुसार देखिए क्वेश्चन क्या हो गया आपको बन गया। बाकी आप देख लीजिए, एल एम सिंघवी समिति भी आप जानते हैं क्या किया, 1986 में बना था। तो देखिए आपको क्या है, कहाँ चला गया, हाँ देखिए बाबू क्या है कि डी का देखिए 2 होगा, डी का 2 इसमें है, देखिए डी का 2 इसमें मिल रहा है और यहाँ भी मिल गया। अशोक मेहता की बात करते हैं, तो अशोक मेहता क्या बाबू बना था, ये जो समिति था ये 1977 में क्या था आपको बना था, 1978 में रिपोर्ट दिया था, तो 77 78 कहीं है बाबू, तो 78 देखिए, तो मतलब सी का क्या हो जाएगा 5, तो देखिए सी का 5 है बाबू, सी का क्या आपको 5 है, सी का 5 है। अच्छा बताए थे, और क्या बच गया कि जी भी की क्या बोले, जी भी के राव समिति, तो जी भी के राव समिति का बाबू ये बना था आपको 1985 में, तो बी का वन देखिए। और हनुमंता राव की बात बताए थे कि यह कि 1984 में आपको बना था, 1984 में बना था, तो हो जाएगा 1984 में, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बाबू। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, आपको हड़वाना नहीं है, बस क्या करना है, प्रयास करना है, उसको एलिमिनेट करने का बन जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न पूछा गया है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था, मतलब कौन सा संविधान संशोधन बिल द्वारा जो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत की राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसका वैधानिक शुरुआत कहाँ से करने का प्रयास किया गया था, तो याद कीजिए क्या बताए थे कि 64वां संविधान संशोधन 73वें को वैधानिक शुरुआत किया गया था, और 65वें संविधान संशोधन विधेयक से आपको 74वें संविधान संशोधन जो नगर पालिका था उसके लिए प्रावधान करने का प्रयास किया गया था राजीव गांधी सरकार द्वारा, लेकिन ये फेल कर गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा 64वां हो जाएगा। और बाकी देखिए 62वां और 63वां संविधान संशोधन वाले महत्वपूर्ण नहीं है, 61वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, बिल नहीं अधिनियम की बात करते हैं, उसके माध्यम से क्या है 1988 में पारित किया गया था, ये 89 में आपको लागू हुआ था। हमारा मूल संविधान में वोट देने का उम्र 21 था, इसको घटा करके 18 कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1988 89 का था, 88 में विधेयक आया, 1989 में यह लागू हुआ। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। देखिए संवैधानिक दर्जा मतलब होता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब क्या होता है कि जब ये स्टेटस मिल जाता है तो निश्चित समय पर चुनाव कराना क्या है, बाध्यता बन जाता है। पहले यहाँ बाध्यता नहीं था, 20 साल से वो मुखिया जीतल है, लेकिन अब क्या बन जाएगा, बाध्यता बन जाएगा। तो इसके लिए क्या किया, पंचायती राज की बात करता है, तो क्या हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अब ये 74वां तो क्या हुआ, आपको शहरी स्थानीय निकाय को दिया गया है। अब 71वां की बात करते हैं, तो इसके तहत क्या है कि संविधान में क्या 21 71 और 92 संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन क्या है कि आपको लाया गया था 1967 1967 में लाया गया था, और सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं सूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था। इसके तहत क्या है, नेपाल नमक
नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी को आपको संविधान के 8वीं सूची में क्या है, भाषा के रूप में शामिल किया गया। अब 92वां संविधान संशोधन 2003 में 2000 आपको 3 में आया, और यहाँ पर क्या है कि संविधान के 8वीं सूची में आपको 4 और भाषा जोड़ा गया। इसका ट्रिक होता है बोर्ड मास। क्या होता है? बोर्ड मास होता है। अब बोर्ड मास में क्या करना है कि भवेल को काट देना है, जो बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको 2003 में क्या है, संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया गया। और वर्तमान में संविधान के 8वीं सूची में क्या है, मूल रूप से 14 भाषा था। अब वर्तमान में कितना हो गया, आपको 8 को बाद में जुड़ा तो कितना हो गया, 14 8 हो गया, आपको 22 हो गया। संविधान के 8वीं सूची में वर्तमान में कितना है, 22 भाषा है। क्लियर है? संविधान का 73वां संशोधन, द थर्ड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे बाबू? राष्ट्रपति पर महाभियोग से नहीं, राष्ट्रपति पर महाभियोग महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है, आई लिया गया है अमेरिका के संविधान से। चुनाव आयोग की नियुक्ति बाबू नहीं, चुनाव आयोग के बारे में, गठन वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं तो क्या अनुच्छेद 300 के आपको 24 में है। शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण से नहीं, यहाँ पर क्या है, सीट वगैरह का आरक्षण दिया गया है, तो वहाँ पर क्या है, अनुच्छेद बोल सकते हैं 16 बोलता है क्या, अवसर की समानता की बात करता है। यहाँ हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली, हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार दिया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल उसको बोल सकते हैं, क्या स्टेटस दिया गया, तो वही हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपको, पंचायती राज बोलेगा तो 73वां क्या हो जाएगा, आपको 73वां हो जाएगा। और वही शहरी निकाय को बोलेगा तो 74वां हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 73वां। आइए, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया बाबू? तो वही पंचायती राज क्या हो जाएगा, 73वां। देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या, तीसरा बार क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम क्या है, कई सारा क्या होता है, आपको रिपीट भी होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्म्ड अंडर द पंचायती राज सिस्टम? तो पंचायती राज सिस्टम के माध्यम से क्या बनाया गया है? जन पंचायत नहीं, जाति पंचायत नहीं, क्या आपको ग्राम पंचायत बनाया गया। तो ये हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब यह ग्राम पंचायत क्या है, एक संवैधानिक क्या बॉडी है, वर्तमान में क्या संवैधानिक आपको बॉडी बन चुका है, ठीक है ना। जाति पंचायत क्या होता है कि माने समझे कुर्मी जाति का एक बाबू पंचायत है, यादव जाति का है, भूमिहार जाति का है, तो जाति पंचायत होता है। ये संवैधानिक बाबू इसको दर्जा नहीं मिला हुआ है। आप पंचायत क्या होता है, गांव के लोग नहीं देखते कभी निर्णय लेते हैं, गांव से कोई लड़की भाग गया तब निर्णय बना दिया गांव के लड़के कोई जींस नहीं पहनेगा, गांव के लड़के कोई मोबाइल नहीं रखेगा, है ना। तो यह सब क्या है, आपको खाप पंचायत, गांव के जो बर्चशाली वर्ग होते हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है गैर कानूनी होता है। क्योंकि देखिए, बोला कि मोबाइल नहीं रखना है, जींस नहीं पहनना है, तो आपका अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो यह सब क्या है, खाप पंचायत का इलीगल संस्था है, जबकि ग्राम पंचायत क्या है, आपको आपको पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्माण हुआ है। सी हो जाएगा आंसर। पंचायती राज का लक्ष्य क्या है, इसको समझाते हैं तब यहाँ पाएंगे। देखिए बाबू क्या है, जो हमारे यहाँ पंचायती राज बनाया गया, क्या बोले, जो हमारे यहाँ पंचायती राज का निर्माण किया गया, तो इस पंचायती राज का उद्देश्य कुछ होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, पहला तो क्या है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। सत्ता क्या करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता या शक्ति का क्या करना है, विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्या करना है, पावर करना है। और क्या करना है, ग्रामीण जनता को स्वशासन में पार्टिसिपेट करना, मतलब बोल सकते हैं कि जन भागीदारी क्या करना है, बढ़ाना उद्देश्य है कि जनता क्या बने, भागीदारी इसमें बढ़े। और देखिए एक और क्वेश्चन पूछेगा, पंचायती राज संस्था को अगर सफल होना है तो सबसे ज्यादा किसके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगा? तो जनता या जन भागीदारी की सबसे आवश्यकता पड़ेगा, उसके बिना बोल सकते हैं सफल आपको नहीं होगा। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, जन जन भागीदारी, प्लस क्या कि इनका सामाजिक क्या हो, इनका आपको सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो, सामाजिक एवं बोल सकते हैं इनका क्या हो, आर्थिक क्या हो, आपको विकास हो, ये भी उद्देश्य है। प्लस क्या है कि लोकतांत्रिक, लोकतंत्र क्या है, ग्रास रूट लेवल तक जाए, तो मतलब बोल सकते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक वि विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना। इसी को बोल सकते हैं कि लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाना, लोकतंत्र को कहाँ लेकर के जाना, जमीनी स्तर तक। लोकतंत्र को आपको जमीनी स्तर तक लेकर के जाना, मतलब बोल सकते हैं कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना करना, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना करना इसका उद्देश्य था, ठीक ना। चलिए,
ये हो गया। अच्छा, एक और चीज बताते हैं। एक जानते हैं, एक था मेंटकॉप। क्या था? मेंटकॉप। मेंटकॉप था जो अंग्रेज था। ये भारत में जो पुराना गांव था, उसको बोला था लघु गणतंत्र। पूछेगा भारतीय गांव को जो कि आत्मनिर्भर था, किसने लघु गणतंत्र की संख्या दिया था? तो आपको कौन? ये आपको मेंटकॉप ने संज्ञा दिया था लघु गणतंत्र को, भारतीय गांव को। ध्यान रखिएगा, लघु गणतंत्र, गणतंत्र। तो हम यहाँ देख रहे थे लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक लेकर के जाना है। अब देखना है इसका उद्देश्य क्या नहीं है, पंचायती राज संस्था का उद्देश्य क्या नहीं है। तो यह क्या है? आपस में बैर बढ़ाना, आपस में लड़ाई झगड़ा, या आपस में प्रति आपस में बोल सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा करवाना, लड़ाई झगड़ा करवाना इसका आपका उद्देश्य नहीं है। लड़ाई झगड़ा इसका उद्देश्य नहीं है। प्लस क्या कि इसका उद्देश्य ये भी नहीं कि आप पंचायती में क्या चुनाव लड़ने के लिए मतलब बोल सकते हैं कि मोटिवेट हुई, मतलब बोल सकते हैं कि चुनाव लड़वाना भी इसका उद्देश्य नहीं है। चुनाव लड़वाना भी इसका उद्देश्य आपको नहीं है। चुनाव लड़ाना भी इसका उद्देश्य नहीं है। प्लस क्या है कि और भी बोल सकते हैं, हाँ, कि देखिए ग्रामीण बोल सकते हैं, ग्रामीण समझना क्या? ग्रामीण अनुशासन। पूछेगा ग्रामीण अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना क्या इसका काम है? नहीं। देखिए समझिए, गांव में स्वच्छता, साफ सफाई, ये इसका पंचायत का काम हो सकता है। गांव में गरीबी निवारण कार्यक्रम होता है, उसको वो लागू कर सकता है। लेकिन ग्रामीण अनुशासन की बात करते हैं, विधायिका का काम है, ये सब पुलिस वगैरह काम करता है। तो ग्रामीण अनुशासन बनाए रखना ये पंचायती राज संस्था का काम आपका नहीं है। इसके अलावा क्या कि पंचायती राज संस्था को लागू करने से पूछेगा कि क्या न्यायपालिका पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, न्यायपालिका पर कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। न्यायपालिका जैसे है, जैसे काम करता है। यहाँ न्याय का विकेंद्रीकरण नहीं हो रहा। यहाँ न्याय का विकेंद्रीकरण नहीं हो रहा। इसको क्या करना, आपको ध्यान रखना है। एक और पूछेगा कि देखिए क्या होता है आपको क्या होता है जुडिशियल, क्या होता है जुडिशियल, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या इसका काम है? नहीं। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? पंचायती राज का काम नहीं होता है। यह काम किसका होता है? यह काम किसका होता है आपको? कोर्ट का। किसका होता है आपको? कोर्ट का काम होता है जुडिशियल रिव्यू। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन बनता है कि नहीं, देखिए पूछा गया है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंदता बढ़ाना ना भाई। ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंदता बढ़ाना इसका प्राइमरी लक्ष्य आपको नहीं है। चुनाव में लड़ने के लिए ग्राम वासियों को प्रशिक्षण देना नहीं। चुनाव लड़ने के लिए क्या है, आपको कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग आपको देना इसका उद्देश्य नहीं है। ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, हाँ, ग्राम वासियों में क्या करना? शक्ति का विकेंद्रीकरण आपको करना। ये हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? बोलता है इसमें सरकार के 3 श्रेणियां होता है पंचायती राज में। हाँ देखिए, इसे समझिए, ऐसे पंचायती राज में 3 श्रेणी रखना है। 3 स्तर पर के, 2 स्तर पर के, 4 स्तर पर, ये राज्य सरकार को छोड़ दिया गया है। लेकिन फिर भी क्या है कि पंचायती राज में मैक्सिमम जगह क्या है, आपको 3 श्रेणियां क्या आपको लागू है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ध्यान आ गया। जैसे कुछ देर पहले बताए थे कि पंचायती राज को सर्वप्रथम जो है लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो प्रथम राज्य कौन था? राजस्थान। दूसरा क्या था? आंध्र प्रदेश। लेकिन यह क्या 1959 की बात कर रहे हैं। अब 73वां संविधान संशोधन हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। तब पहली बार पंचायत राज कौन लागू किया? तो मध्य प्रदेश। पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला प्रथम राज्य तो कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि जब पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तब पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आंध्र, सॉरी, अब कौन? मध्य प्रदेश। लेकिन सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज को पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य, सिंपल क्वेश्चन, तब बस राजस्थान। लेकिन 73वां संविधान संशोधन लगा दे या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लगा दे, संवैधानिक दर्जा मिल गया तब की बात करेगा, तब मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसको क्लियर रखिएगा। आइए, तो ये बाबू क्या है? 3 श्रेणियों में हो सकता है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये हो सकता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। चलिए बता देते हैं। देखिए क्या बोले कि पंचायती राज गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति, जिला में जिला परिषद। देखिए जिला परिषद में क्या होता है, जिला परिषद की अगर बात करते हैं, जिला परिषद की बात करते हैं, ठीक ना, तो जिला परिषद में क्या है समझिए कि बाबू पटना जिला था, पटना जिला तो क्या काफी बड़ा है, तो इसको कई एरिया में क्या करेंगे, बांटेंगे। ठीक ना। तो जिला परिषद समझिए क्या है, एक तो जिला परिषद का सिंपल क्या होगा, एक सदस्य चुनाएगा। लेकिन इसके अलावा क्या है कि मान लेते हैं क्या है कि यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर क्या एक सांसद है, कोई कोई आपको क्या है, सांसद है। भाई सांसद के एरिया में क्या है कि 2-3 वो क्या आता है, जिला परिषद आता है। तो दोनों जिला परिषद में क्या होगा, वो सदस्य रहेगा। मतलब सांसद जो होता है अपने एरिया के जिला परिषद में क्या होता है, सदस्य होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं।
हाँ भाई, ये क्या होते हैं? होते हैं। तो हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? सभी क्या हो जाएगा आपको? सही। इसमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बोलता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का कौन सा फीचर आपको नहीं है? डिसेंट्रलाइजेशन होने से क्या होगा? स्वायत्ता होगा। स्वायत्ता मतलब बोल सकते हैं ऑटोनॉमी क्या है कि हमको खुद से शासन करने का ऑटोनॉमी मिला है। नहीं, गांव के लोग को खुद से शासन करने का ऑटोनॉमी मिल रहा है, ये हो सकता है। आइए, लोक सहभागिता। लोक सहभागिता मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन ही तो इसका उद्देश्य है कि पब्लिक क्या करे, अपना कहाँ पुल बनाना है, कहाँ पुलिया बनाना है, खुद क्या करे, निर्णय आपको ले। तो ये क्या हो जाए? पब्लिक पार्टिसिपेशन आपको सही हो जाएगा। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। आप समझिएगा, आप खुद देखिए, आपको ऑटोनॉमी मिला हुआ है, अपने अनुसार आप निर्णय लेकर काम करवा रहे हैं, आपको अपने ऊपर भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? आएगा। तो मतलब क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है कि आम जनता में क्या करना? विश्वास पैदा करना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरना भी क्या है? उद्देश्य है। तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, नहीं, गलत है। क्या है? गलत है। तो यही क्या है? आपका फीचर नहीं है। स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, हाँ भाई, स्थानीय समुदाय को क्या करना? सशक्त बनाना, क्या है इसका फीचर? तो मतलब बोल सकते हैं ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा। ठीक ना? चलिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है पंचायती राज से, हाँ होता है। लोक हिस्सेदारी बढ़ता है, बढ़ता है। सामुदायिक विकास होता है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं होता, होवे करता है। तो यह क्या हो जाएगा? सभी, यही हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। अब आइए, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की आवश्यकता पड़ता है। टू फंक्शन सक्सेसफुली पंचायती राज नीड्स द फुल कोऑपरेशन ऑफ। अगर पंचायती राज को सफल होना है तो किसके फुल कोऑपरेशन की आवश्यकता है? तब बताइए, स्थानीय जनता का, केंद्रीय सरकार का, नौकरशाही का, राजनेताओं का? देखिए, सबकी जरूरत हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? स्थानीय जनता का क्या है? काफी ज्यादा क्या है? जरूरी है, पार्टिसिपेशन करता ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए, अब बोलता है कि निम्नलिखित कथन और विचार कीजिए, मतलब विचार करना है। और 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। हाँ, बोलता है कि विचार कीजिए, बताना है कि 73वें संविधान संशोधन हुआ तो किसका किसका विकेंद्रित, किसका किसका डिसेंट्रलाइजेशन हुआ? बोलिए। निर्णय निर्णय लेने की शक्ति का, हाँ, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है, निर्णय लेने का हो सकता है। पूर्ण व्यवस्था का, हाँ भाई, सब व्यवस्था का क्या हो रहा है? लगभग लगभग। न्यायिक शक्ति का नहीं, बोल, लेकिन न्यायालय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 73वां संविधान संशोधन लागू होने से न्यायालय पर कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ा है, तो न्यायिक शक्ति पर भी कोई असर आपको नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जहां जहां तीन है वो आंसर नहीं होगा। सही कथन छांटना है, तो तीन तो गलत हो गया, तो इसमें तीन है ये आंसर होगा नहीं, इसमें तीन है ये आंसर होगा नहीं, होगा। तो मतलब क्या हो गया? प्रशासनिक शक्ति का, हाँ भाई, प्रशासन करने की शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ है। तो मतलब कि यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए, पंचायती राज को बोलता है, पंचायती राज को, साउंड वगैरह तो सब सही है, वो क्या कोई दिक्कत आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कैसे आप लोग बोल रहे हैं? आइए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य की सूची दिया गया है। पंचायती राज को 29 विषय दिया गया है। और क्या बोले कि जो नगर पालिका होता है, शहरी निकाय को 18 का दिया गया है। इसको बोले 243 के डब्ल्यू के तहत इसको दिया गया है, और इसको 243 को आपको जी के तहत इसको आपको दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? 243 क्या हो जाएगा आपको? जी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा बाबू। ठीक है ना? चलिए, 11वीं अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया बाबू? तो कितना पर? इसको 29 पर दिया गया है पंचायती राज को बाबू। निम्नलिखित में से क्या संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अब देखिए, 29 जो विषय गांव को दिया गया है और शहरी निकाय को 18 दिया गया है। तो अब क्या है कि इसको क्या करना है? आपको चार्ट देखना है, उसमें से कुछ ध्यान आ जाए एग्जाम में। देखिए, रट के तो याद कर नहीं सकते हैं, बस देखते रहिए, देखते रहिए। और उसके बाद क्या है कि एग्जाम में क्या है, आपको दिमाग में चलते रहेगा, बन जाएगा, है ना? तो इसको जानते हैं क्या? ये आपको देखिए, अगर बनाना रहता तो कैसे बाबू लगता, समझ बताते हैं। यहाँ पर दिया गया है
कि क्या संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो पुस्तकालय तो वो गाँव में पुस्तकालय का देखभाल कर सकता है, ईंधन चारागाह देख सकता है। अब देखिए वहाँ पर लगेगा कि तकनीकी प्रशिक्षण लगेगा कि नहीं होगा? मतलब बोल सकते हैं कि टीचिंग जो होता है, टेक्निकल ट्रेनिंग जो होता है, लगेगा कि गाँव में बाबू क्या है, ये हो सकता है कि नहीं होगा, ग्रामीण विषय नहीं होगा। लेकिन बाबू एक्चुअली में क्या है, ये है, ये क्या आपको है। और ग्रामीण में जो खेल होता है, यह क्या होता है, ये 11वीं सूची में शामिल नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्त क्या है कि यहाँ पर क्या एक लिस्ट हम शेयर किए थे, इसको अगर मिल जाता है तो देख लेते हैं। देखिए क्या है, ये क्या है पंचायती राज में क्या है, ये आपको द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे, वहाँ से ले लीजिएगा। यहाँ पे क्या है देखिए कौची-कौची है ये अब देखो मोटा-मोटा देखिए क्या है, कृषि है, कृषि का विस्तार करना है, महिला और बाल कल्याण है, मछली पालन है, लघु वन उत्पादन की बात करता है, परिवार कल्याण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ग्रामीण व्यवस्था, पानी है, पेयजल हो गया, मंडी मेला हो गया, पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया, मुर्गी पालन हो गया, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू करना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, प्रौढ़ हो गया, अनौपचारिक शिक्षा हो गया, पंचायत स्तर पुस्तकालय देखिए पुस्तकालय है, खाद्य ग्रामीण कुटीर उद्योग है बहू है, ईंधन और पशु चारा भी है, सामाजिक वानिकी और फार्म फॉरेस्ट्री भी है, पीडीएस जो नहीं होता कोटा जिसको बोलते हैं, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इसमें आता है। पंचायत देखिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा लग सकता है कि नहीं होगा लेकिन यहाँ पर है, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा भी है, ग्रामीण विद्युतीकरण भी है, लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, वाटर सेट भी है, भूमि सुधार भी है, सामुदायिक संपत्ति भी है, पंचायत की समिति की देखभाल करना, शिक्षा प्राइमरी और क्या है माध्यमिक शिक्षा भी शामिल है, लघु उद्योग भी शामिल है, सड़क है, पुल पुलिया है, ये सब है, स्वास्थ्य और मतलब अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये सब शामिल है, सामाजिक कल्याण को कोई कार्यक्रम शामिल है, कोई कमजोर वर्ग को कल्याण भी शामिल इसमें है। तो ये क्या है? पंचायती राज का क्या है? विषय है। एक बार में कभी याद नहीं होगा, बस इसको क्या करना है देखते रहना है, एग्जाम में क्या हो जाएगा आपको बन जाएगा। और एक और देखिए ये क्या है शहरी निकाय की बात करते हैं, शहरी निकाय। तो शहरी निकाय में क्या 18 विषय दिया गया है। तो देखिए 18 विषय क्या है, एक तो शहर में क्या होता है अर्बन प्लानिंग, जो शहरी प्लानिंग होता है, टाउन प्लानिंग वो शामिल है ना? जो शहर में क्या है भूमि रेगुलेशन है, लैंड रेगुलेशन वो है शामिल है ना? यहाँ पर भी क्या इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट शामिल है। सड़क और पुल भी शहर में बनता है, वो क्या इसमें शामिल है? किसमें? ये किसमें शामिल है? 74वां मतलब शहरी निकाय में शामिल है। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए क्या है जल आपूर्ति वाटर सप्लाई शामिल है। सार्वजनिक मतलब साफ-सफाई यहाँ पर एक कचरा प्रबंधन यहाँ पर आपको शामिल है। अग्नि स फायर सर्विस क्या होता है शहर में शामिल है। शहरी वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री यहाँ पर क्या आपको शामिल है। फिर क्या समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करना है, विकलांग, मानसिक रूप से जो खराब लोग हैं उनको सेवा करना है, यहाँ पर शामिल है। झुग्गी-झोपड़ी में सुधार करना है, स्लम एरिया को बेहतर बनाना है, ये क्या है आपको शहरी निकाय में शामिल होगा। शहरी देखिए ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्या है पंचायती राज लागू करेगा और शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम रहेगा तो ये कौन करेगा? आपको शहरी निकाय आपको लागू करेगा। शहरी सुविधाओं का बढ़ाना खेल का मैदान देखिए यहाँ पर शामिल है, वहाँ पर खेल शामिल नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या खेल आपको शामिल है। सांस्कृतिक, शैक्षणिक और क्या है अलग-अलग कार्यक्रम शामिल है ना? जहाँ पर मुर्दा-उर्दा दफनाया जाता है, वहाँ श्मशान घाट वगैरह क्या है आपको इसमें शामिल है। क्या बोलता है स्थानीय क्या बोलते हैं? अ, मतलब 18 विषय दिया गया है जो किसको? जो शहरी निकाय को उसमें शामिल है। फिर पशुपालन और पशु के प्रति जो क्रूरता होता है उसको रोकथाम भी शामिल इसमें है। जन्म और मृत्यु का जो प्रमाण पत्र जो बनता है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होता है, ये शामिल है। हाँ, और भी वही सड़क, प्रकाश, पार्किंग व्यवस्था सब शामिल है, शौचालय वगैरह शामिल है ना? वेधशाला वगैरह शामिल है। बस हो गया खत्म बाबू 18 को हो गया। तो मतलब इसको क्या करना क्या है कि अपना लिस्ट ले लीजिएगा, 2 बार 3 बार इसको आगे से देखिएगा, देखते रहिएगा, एक 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 आध सप्ताह आप अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आइए, अब आते हैं क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? चाहे शहर की बात करते हैं, चाहे गाँव की बात करते हैं, कौन बोलता है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब बोल सकते हैं पब्लिक हेल्थ आता है, साफ-सफाई सैनिटेशन भी आता आता है और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो जन उपयोगी सेवा वो भी आता है। लेकिन कुछ देर पहले बताया था सार्वजनिक अनुशासन बनाए रखना मतलब बोल सकते हैं कि पब्लिक डिसिप्लिन मेंटेन करना ये क्या होता है कार्यपालिका काम होता है, पुलिस प्रशासन का काम होता है, ये इसका काम आपको नहीं होता है। तो यही हो जाएगा हमारा कौन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो ये नहीं आता, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे आइएगा। भारत में इनमें से कौन-सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? आइए, क्या बोले? कि भूमि सुधार का क्रियान्वयन आता है, लैंड के बारे में बताइए कि आता है। निर्धनता निवारण कार्यक्रम बताया क्या है कि जो पॉवर्टी एलिवेशन जो प्रोग्राम शुरू करता है, वो अब लागू कर सकता है, सही है।
लेकिन क्या न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू क्या इसके अंतर्गत आता है? नहीं। क्या बोले न्यायालय का बाबू क्या है, कार्य क्षेत्र है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। ये आपको नहीं आता, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया ये। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? अच्छा, वही क्वेश्चन दोबारा पूछ ले है ना, वही क्वेश्चन है। देखिए ई 44वां में सेम क्वेश्चन पूछ ले बाबू, 2000 में। और फिर क्या है कि अच्छा सेम ही क्वेश्चन है ना, ये 44 में था, ये 44 में था। और एक क्या है आपको 40 बीपीएससी में, मतलब सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा आंसर बाबू। आइए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। यहाँ पर 3-4 पॉइंट बता देते हैं, जानते हैं क्या? समझिए। पहले क्या पूछेगा हमारे यहाँ, मतदान पूछेगा, मतदान बोलेगा या बोलेगा वोट देने का न्यूनतम आयु आयु बोलेगा। तो शुरुआत में 21 था, बाद में क्या किया गया, संविधान में किया गया 61वें नंबर के संशोधन 1988 में, 1988 में लागू हुआ। 1909 लागू कब हुआ? 1989 में लागू हुआ। और इसके तहत 21 से घटाए कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। तो वर्तमान में वोट देने को उम्र 18 वर्ष है। अब स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ना है। लोकल बॉडी का क्या करना है? चुनाव लड़ना। लोकल बॉडी में चाहे तो गांव स्तर पा सकता है, चाहे शहर स्तर पा सकता है। ग्राम पंचायत हो गया, हाँ, मुखिया सरपंच, कुछ भी सभा गया ना। तो यहाँ पर क्या होता होता है, आपको मिनिमम 21 वर्ष आपको चाहिए होता है। अगर क्या है कि आपको क्या है, संसद में देखिए 2 घर होता है। एक होता है निचला घर लोकसभा, ऊपर घर होता है राज्यसभा। तो निचला घर का चुनाव लड़ना है तो कितना आपको चाहिए? 25 साल चाहिए। ऊपरा घर का चुनाव लड़ना है तो कितना? 30 वर्ष। सेम चीज क्या होता है राज्य में? कि सेम चीज क्या होता है आपको राज्य में? राज्य में होता है निचला घर को बोलते हैं विधानसभा। क्या बोलते हैं? विधान सभा बोलते हैं। और ऊपरा घर को बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद कहा जाता है। अब समझना क्या है कि यहाँ पर भी क्या है कि नीचे वाला हाउस का चुनाव लड़ना है तो यहाँ कितना चाहिए? 25 चाहिए। और ऊपर वाला के आपको 30 चाहिए। अब पूछे कि हमारे यहाँ एमपी बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद चाहे राज्यसभा का रहे चाहे लोकसभा के, वहां पर एमपी कहा जाता है। तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ भी बन जाएगा तो बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा तो बन जाएगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कम से कम कितना? 25 साल उम्र चाहिए। फिर पूछे कि हमारे यहाँ मंत्री बनने के लिए कितना चाहिए? तो मंत्री चाहे ई हाउस का होता है चाहे ई हाउस का होता है। तो मंत्री बनने के लिए भी कम से कम कितना चाहिए? 25 साल आपको चाहिए। अब पूछेगा कि आपको बनना है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनना है, या बनना है आपको उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनना है, या बनना है आपको राज्यपाल, राज्यपाल बनना है। तो यहाँ पर मिनिमम एज कितना है आपको? 35 वर्ष। यहाँ पर कितना है मिनिमम एज? कितना है आपको? 35 वर्ष है। इसको क्या करना है आपको? ध्यान रखना है बाबू, ठीक है ना। चलिए, तो हो गया वो। यहाँ पर पंचायत चुनाव में कितना? 21 वर्ष आपको चाहिए। अब बोलता है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार समीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित किया जाता है? तो क्या राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का क्या गठन किया जाता है, ठीक है ना। और यह क्या बताए थे कि अनुच्छेद 243 की आय, देखिए भुलाइएगा तो आय मतलब इनकम, इनकम मतलब वित्त, वित्त मतलब पैसा। 243 के आय में क्या आपको वर्णन है? जबकि वही बोले क्या कि केंद्र और राज्य के बीच कैसे वित्त का बंटवारा होगा, उसके लिए क्या होता है कि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है 240 के आय के तहत। ये क्या होता है कि राज्य और स्थानीय निकाय के बीच कैसे वित्त का बंटवारा होगा, यह क्या राज्य वित्त आयोग आपको बताता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन आपको बताता है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। भारत में महिला के लिए किस राजनीतिक संस्था में आरक्षण आरक्षित है? समझिएगा। ये बाबू क्या है कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये भी पता है कि संविधान में क्या है 106वां नंबर के संशोधन किया गया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम करके लाया गया है। ऐसे में बोला गया है कि लोकसभा, लोकसभा देखिए, लोकसभा विधानसभा मतलब निचला हाउस। देखिए केंद्र में क्या निचला हाउस? लोकसभा। राज्य में निचला हाउस को क्या होता है? विधान सभा होता है। अब प्लस क्या, सभी सभी राज्यों की विधानसभा, प्लस क्या कि दिल्ली में महिलाओं को दिया जाए कितना? आपको 1/3 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए संविधान में 106 नंबर का संशोधन किया गया है। लेकिन ये अभी लागू नहीं होगा। जनसंख्या होगा, जनगणना होगा, जनगणना के बाद जो पहला बार चुनाव होगा वहां पर क्या ये आपको लागू करने का प्रयास इसको किया जाएगा। तो आप समझे। लेकिन ये 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। और ऐसे भी क्या है कि अभी लागू ही तो प्रावधान है नहीं। तो पूछा गया कि भारत महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षण है?
तो पंचायती राज में क्या है, स्थान 1/3 क्या है, आरक्षित है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं को पंचायती राज में 1/3 सीट का आरक्षण दिया गया है। इसके लिए महिलाएं लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। नहीं भाई, महिला इसके लिए लंबे समय से संघर्ष नहीं की है। महिला के लिए कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही दे दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब बोलता है कि किस राज्य या केंद्र मतलब कौन सा राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है। अच्छा देखिए, सर्वप्रथम की बात करते हैं तो कौन किया है, बिहार किया है। बिहार कब 2006 में किया है, ठीक है ना। बिहार किया, बाद में हिमाचल प्रदेश भी किया है, उत्तराखंड भी किया है, मध्य प्रदेश भी किया है। तो इसमें सब आंसर हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं पंचायती राज संस्था की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में क्या है, 21 गो आपको बोल सकते हैं राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या है, पंचायती राज संस्था क्या आपको लागू है, ठीक है ना। अब जानते हैं दोस्त क्या, कहाँ कहाँ नहीं लागू है, इसको क्या है थोड़ा सा आप अगर समझ लेते तो आपके लिए क्या होगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो समझिए क्या, एक बताते हैं क्या, अगर बात करते हैं, एक तो क्या आपको अरुणाचल की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या आपको लागू नहीं है। गोवा की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में लागू नहीं है, गोवा हो गया, हरियाणा हो गया। उत्तर प्रदेश में भी क्या है आपको, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर भी क्या है, 50% आरक्षण आपको लागू नहीं है, फिर यहाँ पर भी आपको लागू नहीं है, फिर ना। फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बात करते हैं, लद्दाख में बात करते हैं, लद्दाख में बात करते हैं, अंडमान की बात करते हैं, अंडमान की बात करते हैं, लक्षद्वीप की बात करते हैं, है ना। ये सब एरिया में क्या आपको लागू नहीं है, ये सब एरिया में क्या आपको लागू बाबू नहीं है ना। दिल्ली भी, दिल्ली में भी आपको क्या आपको लागू नहीं है, ठीक है ना। तो राज्य वाला याद रहे, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि में क्या आपको लागू नहीं है, ठीक है ना। उतना सा काम चल जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, किन राज्यों ने 2010 तक, ये जानते हैं 11 में क्वेश्चन पूछा गया, तभी नहीं क्वेश्चन पूछेगा, अभी पूछेगा कि वर्तमान में कहाँ कहाँ लागू, कहाँ कहाँ लागू नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लागू है, नहीं लागू है। तो उत्तर प्रदेश जहाँ जहाँ मार दीजिए, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा बाबू, ये आंसर आपको नहीं होगा, है ना। तो यहाँ 2010 तक पूछ लेता, उस समय आंसर क्या था आपको, बिहार था, मध्य प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश में क्या था आपको लागू था, ठीक है ना। वर्तमान में क्या है, केरला में भी क्या आपको लागू है। आइए, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था आपको लागू नहीं है। केरल में बाबू क्या पंचायती राज व्यवस्था लागू है। मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय में क्या है, पंचायती राज संस्था आपको लागू नहीं है। यहाँ पे एक दो पॉइंट और आपको बताते हैं, देखिए क्या है कि पंचायती राज का प्रावधान क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। मतलब बोल सकते हैं कि अनुसूची, बोल सकते हैं अनुसूची 5 वाला जो क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, मतलब बोल सकते हैं कि जहां पर अनुसूचित क्षेत्र होता है ना, वहां पर पंचायती राज का प्रावधान डायरेक्ट लागू नहीं होता, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, उनको लगेगा कि बाहरी से हमको हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो वहां पर क्या होता है, एक समिति बनाया गया था, उसका नाम था दिलीप भुरिया समिति, दिलीप भुरिया समिति। दिलीप भुरिया समिति की सिफारिश पर बाबू लाया गया, 1996 में लाया गया पेशा एक्ट, क्या लाया गया आपको, पेशा एक्ट लाया गया। और ये क्या होता है कि यह क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्रों में डायरेक्ट पंचायती राज लागू लागू नहीं होता, बल्कि उसी में क्या होता है, कुछ संशोधन करके लागू किया जाता है, उसी को बोलते हैं पेशा एक्ट बोलते हैं। आइए, 1996 में लाया गया था, और इसका पूरा नाम होता है पंचायत एक्सटेंशन टू, पंचायत एक्सटेंशन, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ये दिलीप भुरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया था। कई बार यही पूछा गया कि पेशा एक्ट किसके सिफारिश पर लाया गया था, आपको दिलीप भुरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया था। और पंचायती राज का प्रधान डायरेक्ट क्या होता है, अनुसूचित 5 वाला क्षेत्र पर आपको लागू नहीं होता, वहां पर पेशा एक्ट लागू होता है, ठीक है। और कुछ और एक ध्यान रखिए, एक तो पेशा हो गया, एक क्या होता है पूरा, क्या होता है पूरा। ये पूछेगा कि पूरा का विचार किसके द्वारा दिया गया था, किसके किसके मन का या दिमाग का उपज है। तो क्या है, हमारे देश के राष्ट्रपति या मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। डॉक्टर अब्दुल अब्दुल कलाम आजाद का क्या दिमाग का उपज है, कुछ पूरा एक्ट। पूरा का मतलब क्या होता है, इनका का नाम था कि गांव से लोग शहर में जाता है, काम उम नहीं मिलता है, तो वहाँ बड़ा ही खराब परिस्थिति में रहता है, स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी एरिया में रहता है। तो गांव में ही अगर सुविधा प्रदान किया जाए, अगर गांव में एक आध मतलब गांव में कुछ कमो पैसा मिलेगा, रोजगार मिल जाएगा, तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो उसी को बोला पूरा, इसको बोलता है प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग अर्बन, क्या बोलते हैं, अर्बन, अर्बन एम्यूनिटीज, एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया,
मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या करना है, शहरी सुविधा प्रदान करना, इसे बोलते हैं पूरा। क्या बोलते हैं? पूरा। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, इसको बोलते हैं पूरा कहते हैं। तो एक पेशा एक्ट क्या था? दिलीप भुरिया समिति। और पूरा क्या बोले? अब्दुल कलाम आजाद का दिमाग का उपज था। आगे चलिए, ये हो गया। तो यहाँ बोलता है कहाँ पंचायती राज व्यवस्था बाबू लागू नहीं है? तो केरल में तो लागू है, केरल में लागू है। तो ए और बी और सी में लागू नहीं है। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ई। अनुच्छेद 243 के जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? क्या बोलेगा? देखिए, 243 के आई क्या बोला कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। 243 का के क्या बोला? तो 243 का के बोला है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। 243 का सी क्या बोलता है कि किस तरह से बाबू क्या होगा? आपको बोल सकते हैं कि ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय का संरचना होगा, इसके बारे में निर्णय कौन लेगा? आपको राज्य सरकार लेगा। 243 डी क्या बोलते हैं? सब याद कर लीजिएगा। 243 क्या बोलता है कि पंचायती राज में जो आरक्षण का प्रावधान है, यह 243 के डी में है। ठीक है। और एक 243 से क्या याद करना था? 243 का याद करना था आपका जी, जहां पर पंचायती राज को 29 विषय दिया गया था। एक 243 का डब्ल्यू याद करना था, जहां क्या है कि शहरी निकाय को 18 विषय दिया गया था। तो ये सब क्या जितना बता रहे हैं सब याद करते कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और एक क्या 243 का जे ये बोलता है कि पंचायत का जो अकाउंट होगा, मतलब हु मेक्स द रूल्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग मैनेजमेंट ऑफ पंचायत, पंचायत के अकाउंट के मैनेजमेंट के लिए कौन नियम बनाएगा? तो पंचायत के लिए नियम कौन बनाता है? राज्य सरकार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? राज्य विधानमंडल। क्या बनाएगा आपको? राज्य विधानमंडल क्या करेगा? निर्णय लेगा। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज शासन में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित किया गया है? बोलिएगा। ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय शासन के त्रिस्तरीय। मान लेते कि जनपद शब्द का इस्तेमाल हम नहीं किए, क्षेत्रीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किए, तो यहाँ देखना है त्रिस्तरीय यहाँ बोलता है, यहाँ चार स्तरीय बोलता है, और यहाँ पर बोलता है दो स्तरीय, यहाँ पर बोलता है कुछ यहाँ पर एक स्तरीय बोलता है। तो हम क्या बोले? त्रिस्तरीय पर आपको फोकस करना है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय। तो ये बना लेंगे, नहीं हो जानता तो ये बन जाएगा। तो समझे, गांव का ग्रामीण बोल दिया, क्षेत्रीय मतलब क्या ब्लॉक लेवल बोल दिया, आज जनपद जिला को ही कहते हैं। यूपी में देखिए कई एरिया को जनपद कहा जाता है। तो हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए, ये क्या था? इतना क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन तो क्वेश्चन और निकलेगा, उसको बताते हैं। एक जानते एक पूछ सकता है कंटोनेंट एरिया, क्या बोल सकता है? छावनी परिषद। ये क्वेश्चन पूछेगा, छावनी परिषद पूछेगा, छावनी परिषद पूछेगा। और एक पूछेगा नगर निगम। क्या पूछेगा? नगर निगम। एक दो को बता देते हैं नगर निगम। तो सुनिए, छावनी परिषद और कैंटोनेंट एरिया बोलते हैं। छावनी परिषद ऐसा एरिया होता है जहां पर क्या है, सेना के लोग भी रहते हैं, या प्लस क्या है, सिविल पॉपुलेशन भी रहता है। जैसे दानापुर की बात करते हैं, उस एरिया में सेना भी रहता है, और प्लस क्या है कि सिविल पॉपुलेशन भी रहता है, आम नागरिक भी रहता है। तो वैसे एरिया को छावनी परिषद या कैंटोनेंट एरिया कहते हैं। पूछेगा छावनी परिषद होता है भले राज्य में, लेकिन इसका जिम्मेवारी राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता। यह क्या होता है? रक्षा मंत्रालय। क्या बोले आपको? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पूछेगा डिफेंस मिनिस्ट्री। पूछेगा कि छावनी परिषद का प्रशासन राज्य सरकार देखता है या केंद्र सरकार? था कौन? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में कौन देखता है? आपको रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री देखता है, होम मिनिस्ट्री नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री देखता है। क्या करना आपको? ध्यान देना। वो पूछेगा कि छावनी परिषद का पूछेगा, देखिए समझिए, छावनी परिषद का शासन रक्षा मंत्रालय देखेगा। अब अगर समझिए क्या है कि मान लेते हैं कि छावनी परिषद में क्या है बाबू, क्या है, कुछ अधिकारी चुना गया है एरिया को देखने के लिए, और ये क्या है कि स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत हेने है। अभी दोनों में क्या आ गया? विवाद आ गया। तो पूछे कि विवाद का निपटारा कौन करता है? तो विवाद का निपटारा तो करता कौन? राज्य सरकार। मतलब बोल सकते हैं कि छावनी परिषद और पंचायत में अगर विवाद उठता है, तो विवाद का निपटारा कौन करता है? यह राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार। लेकिन राज्य सरकार अपने मन से नहीं करेगा, यह क्या करेगा? केंद्र सरकार के बाबू, केंद्र सरकार के सुझाव पर क्या करेगा? यह निर्णय देगा। केंद्र सरकार के सुझाव पर क्या करेगा? राज्य सरकार करके आपको निर्णय देगा। तो छावनी परिषद से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अब आते हैं क्या, नगर निगम से क्वेश्चन पूछेगा। समझिएगा, पूछेगा कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। ये पड़ता है, देखिए ये भारत है, ये बहुत तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, यहीं पे क्या मद्रास है। तो मद्रास को क्या बोलते हैं? चेन्नई। क्या बोलते हैं? चेन्नई। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सर्वप्रथम 1687 में क्या है कि प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था मद्रास में। प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था।
लेकिन आपको कई जगह 1688 भी देगा। तो 1687 में स्थापना किया गया था, लेकिन कार्य करना कब शुरू किया? 1688 में। तो जो ऑप्शन रहेगा जो बनाइएगा, ठीक है ना? चलिए, अब अगला क्या बोले? उसके बाद क्या है कि 1726 में, 1726 में बाबू क्या हुआ कि यहाँ पर कलकत्ता में, यहाँ पर मुंबई में, क्या बोले? कलकत्ता और मुंबई में दोनों जगह क्या किया गया? आपको नगर निगम की स्थापना किया गया। नगर निगम क्या क्या स्थापना किया गया? कब? 1726 में किया गया। लेकिन पहला पूछेगा तो 1687 में चेन्नई में स्थापना किया गया था। अब पूछेगा शहर की बात करता है। देखिए शहर का मतलब क्या होता है? शहर का मतलब क्या होता है? शहर वैसा एरिया होता है जहाँ के अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश क्या बोले? जनसंख्या कम से कम बोल सकते हैं कि आप 75% के आसपास के जनसंख्या की बात करते हैं। यह क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर में, क्या बोले आपको? सेकेंडरी सेक्टर में लगा हुआ, मतलब प्राइमरी सेक्टर में नहीं लगा। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या होता है? कृषि या उस पर आधारित उद्योग पर लगा हुआ है, सॉरी, कृषि में लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। मतलब जो प्राकृतिक चीजों पर क्या है, रोजगार के लिए लगा हुआ है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। और सेकेंडरी मतलब क्या है कि प्राइमरी सेक्टर को क्या करना है, उसी सेक्टर मतलब जो, देखिए समझे, तीन तरह का सेक्टर होता है, समझा देते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जो क्या होता है प्राकृतिक चीज के ऊपर निर्भर होता है उसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। कृषि की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, वन की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, खनिज की बात करते हैं, है ना? पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, सब कहाँ आता है? इसमें आता है। उद्योग धंधा की बात करते हैं, यहाँ पर आता है। कहाँ आता है? यहाँ उद्योग धंधा, कंपनी वगैरह सब यहाँ आ जाएगा। और सर्विस मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, खिलाड़ी हो गया, एक्टर हो गया, हीरो हीरोइन हो गया, सब कहाँ आता है? सर्विस सेक्टर में आता है। कंप्यूटर इंजीनियर सब कहाँ आता है? यहाँ पर आता है। तो देखिए क्या आप शहर के लिए क्या है, पहला तो क्या है कि मतलब बोल सकते हैं कि कोई, मतलब बोल सकते हैं कि 75% से अधिक जनसंख्या क्या आपको सेकेंडरी सेक्टर में लगा हुआ है। प्लस कि इसको जनसंख्या कम से कम क्या है, 5000 के आसपास होना चाहिए। और प्लस कि जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए? 4000 स्क्वायर फीट। कितना? 4000 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं बोलते कि बिहार का कितना जनसंख्या घनत्व? 1106 है। ये क्या है? भारत में राज्य में सबसे क्या है अधिक? इसका बिहार का जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम किसका? अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 है। ठीक है। और पूरा ओवरऑल की बात करेगा, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला करके, तो दिल्ली का किसका बोलेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का। लेकिन राज्य में पूछेगा सबसे अधिक किसका है, तो बिहार का है। तो समझिए क्या शहर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए भारत के अनुसार कि 400 बोल सकते हैं स्क्वायर वर्ग, मतलब 400 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्या है, कम से कम 400 जनसंख्या होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व 400 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। और फिर क्या बोले कि 75% से अधिक जनसंख्या सेकेंडरी सेक्टर पर लगा हुआ है, उस संबंधित चीजों पर लगा हुआ है, या प्राइमरी सेक्टर छोड़कर कोई और सेक्टर पर लगा हुआ है, 75% अधिक जनसंख्या। और क्या बोले कि 5000 कम से कम उस एरिया का जनसंख्या होना चाहिए, ठीक ना? तो उसको बोलते हैं क्या? शहर के रूप में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है कि पंचायती राज संस्था से क्या है, इतना तक क्या है, कम से कम आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए था। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा तो लगभग क्या है हो जाएगा ना। तो पहले क्या करते हैं कि जितना आपको जो भी टॉपिक बता रहे हैं उस टॉपिक को क्या करते हैं, पहले समाप्त कर लेते हैं। जैसे बताया ना कि यहाँ क्या था, अलग अलग था, 50 नंबर फिर 47 नंबर। तो इसी के अनुसार क्या हम कवर करते हुए चलेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि जो टॉपिक छूट जाएगा, जब पूरा वो खत्म हो जाएगा ना सारा पीवाईक्यू, तो जो आपको लगेगा कुछ और बताना, मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो क्या करेंगे, आपको ये सब खत्म करने के बाद क्या करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए क्या था, इतना ही हमारा सेवा था। बताइएगा यहाँ तक कोई समस्या है तो? यहाँ तक किसी को समझने में कोई समस्या है दोस्त तो बताइए। पूरा जो है आपको कोर्स जो है द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, बता दिए थे बाबू यहाँ पर इस तरह से। कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पर नंबर है 88 77 57 30 35 पर कॉल कर लीजिएगा। और बाकी एडमिशन करने का आपको तरीका आप बता ही दिया था। ठीक है, चलिए। हाँ, ठीक है, तो सेशन को करते हैं समाप्त बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए।